तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ करना होता था बैठ के हाथ से, तो वो काम मैंने किया। तो घर में सिर्फ आप ही बहनों की? जी घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे मामा के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी, मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था, तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है। क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया। लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरे भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं, आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैं बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने का काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत। वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी, तो भी बेच डालेंगे, अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मैं को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा। टीओ में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, उन्होंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, सपने देखने के लिए। अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखिए 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन बाद में खुद से मैं पूछता था कि ठीक है। मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए ये अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक IAS ऑफिसर के साथ खाना खाया। 19 फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फ़ोन आया। मैंने कहा अंसार UPSC का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट्स बढ़ गए। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कांग्रेचुलेशंस तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। मैं मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना खा लेते हैं, तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया। और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it। और आज मुझे बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो
अंसार जी और श्रीमान विशु राजा जी चौहान से अनुरोध करूंगा कि कृपया मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। इसके बाद पुनः अनुरोध करूंगा श्रीमान अमित जी से विशु राजा चौहान को भी बुके भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। इस सेंटर फॉर एम्बिशन ने इन पिछले 14-15 वर्षों में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के कई नए मापदंड तैयार किए, नए तरीके ईजाद किए, जिसमें सबसे बड़ा कारगर और प्रभावी तरीका है प्री बिफोर प्री की परीक्षा का सफल आयोजन। पिछले कई वर्षों से इस परीक्षा का अनवरत सफल आयोजन हो रहा है। चूंकि आज हमें अपने लिए एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना, बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। थैंक यू सो मच यार, बहुत बड़ी बातें कर रहे हो तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर का बहुत थैंक्स करता हूँ, अमित सर का, एंड मैं अंसार शेख को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द सिटी ऑफ ताज, सिटी ऑफ लव, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। उसके अलावा मैं जितने भी लोग आए हुए हैं मैं उन सबको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अनामिका मैम का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं यहीं से जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं जिस ग्राउंड में, आज से करीब 2 साल पहले मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलता था, टू बी ऑनेस्ट। और जो ये बगल में आप गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलता था, यहाँ पे मैंने लंच किया है, और काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस पूरे प्रेमिसेस से मेरी। अंदर कुछ क्लासरूम्स हैं और सामने जो आप देख सकते हैं एक लाइब्रेरी भी है। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने लाइफ का काफ़ी समय किताबों के बीच बिताया है। आज से 2 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है वो चीज़, बहुत पुरानी बात नहीं है। 2016 में भी मैं यहाँ आता था, 1 साल 1.5 साल हुआ है मुझे। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। पहले तो मैं मथुरा में पोस्टेड हूँ, और आज सुबह एक टेट का एग्ज़ाम, आप लोगों को पता होगा, आगरा में, मथुरा में टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मैं आज सुबह भी ड्यूटी दे रहा था टेट के एग्ज़ाम में। सेकंड शिफ्ट में मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो मैं वहाँ से फ्री होके आ गया। मैं 2015 बैच का PCS अधिकारी हूँ, और फिलहाल मथुरा में पोस्टेड हूँ, लेकिन अंडर ट्रांसफ़र हूँ। मेरी नई नियुक्ति सहायक नगर आयुक्त के पद पे मेरठ में हो गई है, और 17 तारीख को मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगा। आप लोगों से मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जो स्ट्रगल्स थी थोड़ी बहुत थी, और किस तरह से मैंने पढ़ाई की, क्या किया, वो मैं आपको एक डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर जो राउंड होता है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, और उसमें मैं कुछ बहुत बताऊंगा, आप कुछ और सुनना चाहते हैं, तो उनमें डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्तर से मैं बेहतर से बेहतर जवाब आपको दे सकूँ, और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा ख़त्म, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हो जाएगा, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंसार भाई से कि वो आएँ और वो अपनी स्टोरी, अपने स्ट्रगल्स आपको बताएं, क्योंकि वो मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैंने भी काफ़ी पेपर में पढ़ा है इनके बारे में, और काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, तो मैं उनको मौका देना चाहता हूँ कि वो आएँ यहाँ पर और वो हमें बताएं कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, और किस तरह से ये बहुत ही कवेटेड एग्ज़ाम, जिसे हम UPSC का एग्ज़ाम कहते हैं, उसे उन्होंने टॉप किया, एंड ही इज़ करेंटली एन IAS ऑफिसर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप स्टेज पे आएँ और लोगों को। सबसे पहले तो सेंटर फॉर एम्बिशन की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा सम्मान किया और मेरी बातें आपके सामने रखने के लिए मुझे समय दिया। इसी के साथ साथ मैं विशु सर को भी उनका भी आभार मानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि
मेरे हम कल दोस्त दिल्ली में मिले थे, तो मेरा दोस्त भी IAS अफसर है, तो उसने बहुत अच्छी लाइन मुझे कल कही थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट व्हेन यू आर नोबडी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हम्बल व्हेन यू आर समबडी। तो वो हम्बलनेस आज मुझे विश्व सर में दिखाई दिया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन कुछ बनने के बाद सिंप्लिसिटी मेंटेन करना और हम्बल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, और आप सभी लोगों का जो सामने बैठे हैं उसमें पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई एस्पायरेंट्स है, तो आप सभी का भी मैं आभारी हूँ कि बहुत वक्त से आप हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी एक्चुअली 1 घंटे से बैठा आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था, तो फाइनली आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी एनर्जी कम है आज, क्योंकि रात को नींद नहीं हो पाई है ठीक से और सुबह का सफ़र किया है। तो आई होप कि आपके जो मुस्कुराते चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस मुस्कुराते हुए चेहरों से मुझे कुछ एनर्जी मिल जाए, और जिसके एनर्जी के बल पर 1 घंटा मिनिमम मेरी गाड़ी चल पाए। आप मुझे पहली बात तो ये बता दीजिए कि आप में से कितने लोग मैंने आगरा से है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, मैं नहीं हूँ। ओके, फास्टिक। और यहाँ पे नॉन यूपी से कोई है? आई थिंक नोबडी। अच्छा है, वाह दैट्स ग्रेट। ओके, आप में से कितने लोग इंजीनियर्स हैं? फैंटास्टिक। तो जनरली बहुत लोग इंजीनियर्स का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि ज़िंदगी वैसे भी आपका मजाक उड़ा रही, तो कोई मजाक नहीं उड़ाऊँगा। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। लोग इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं कि कौन है। दैट्स फैंटास्टिक। चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। मैं जो कुछ भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये 2 पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पार्ट मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और सेकंड पार्ट जो मैंने IAS बनने के लिए जो स्ट्रगल किया था उससे जुड़ा हुआ है। एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी बात कहूँगा ये 100% सही है, इसमें कोई एग्जैगरेशन नहीं है, और ना ही ये बातें मैं आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए बता रहा हूँ या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हुआ करता था और आपकी तरह चेयर पर बैठा करता था, तो मुझे भी लगता था कि आज मैं यहाँ हूँ, पता नहीं मैं कब यहाँ पर आऊँगा। तो वो सोच लेकर हम बैठते थे और चाहते थे कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो हमें मोटिवेट करें, हमें गाइड करें। तो मकसद यही है कि आपको मोटिवेट करना और आपको गाइड करना, यही इसके पीछे का मकसद है। सो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1 जून 1994 को मेरा जन्म हुआ था, और हमारे गांव के एक विलेज की झुग्गी में मेरा जन्म हुआ था। शेलगांव नाम का हमारा गांव है, ये जालना डिस्ट्रिक्ट, मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र में आता है। काफ़ी ड्रॉट प्रोन और अंडर डेवलप्ड एरिया है, हालांकि अभी कुछ सुधार होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल हमारा काफ़ी ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो ऐसे गरीबी के हालात में जन्म हुआ था मेरा, झुग्गी में जन्म हुआ था। मेरे अब्बू ऑटो चलाते थे, मेरे रिजल्ट तक वो ऑटो ही चलाते थे। सो मेरे जन्म से लेकर मेरे रिजल्ट तक मेरे अब्बू ऑटो चलाया करते थे। मेरी अम्मी एक किसान के तौर पे लोगों के लैंड लेबर होते हैं जो रोज़ंदारी से दूसरों के यहाँ पर खेत में काम के लिए जाते हैं, तो वो हुआ करते थे। घर में हम 4 भाई बहन थे, 2 बहनें मुझसे बड़ी थी, और 4 लोगों का हमारा ये फैमिली था। आपको बता दूं कि बचपन से मैंने एक जो हम सोच सकते हैं कि किसी के साथ कितना बुरा हो सकता है, या फिर क्या क्या गलत किसी के साथ हो सकता है, या क्या क्या ऑड्स किस किस को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन जनरल हमारी इंडियन सोसाइटी में जो कुछ भी सामाजिक समस्याएं हम देखते हैं, तो लगभग सारी मैंने अपनी फैमिली में देखा था। तो पैदा हुआ तो गरीबी में पैदा हुआ था, तो गरीबी क्या होता है ये अच्छी तरह से पता है। आज भी गरीबी क्या होती है अच्छी तरह से पता है। तो गरीबी घर में देखी थी, वो जो बिलो पावर्टी लाइन वाली फैमिली होती है, उस फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। तो काफ़ी गरीबी थी घर में, बहुत बार ऐसा होता था कि खाने के लिए नहीं मिलता था। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग थे। फॉर्चुनेटली आज भी हमारे सोसाइटी में, विलेजेस में जो है कि हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी बनी हुई है। तो लोग जो पड़ोसी थे हमारे काफ़ी अच्छी तरह से बेचारे हमें खाना खिला देते थे। घर में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी बार होता है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर फैमिली की ये रियलिटी है, एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, वो भी घर में हम देखा करते थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस देखा हुआ था घर में। हमने कुछ चाइल्ड लेबर के तौर पे मैंने काम किया हुआ था। जब मेरा 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो मुझे एक कंप्यूटर का कोर्स करना था, और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अब्बू को कहा कि अब्बू पैसे दे दो, तो मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक रेस्टोरेंट में
एक वेटर का काम करूँगा और वेटर का काम करके मुझे जो पैसा मिलेगा वो पैसा मैं अपनी कंप्यूटर की क्लास में लगा दूँगा। तो कंप्यूटर की क्लास लगा दी मैंने। मेरा जो काम का नेचर था वो ऐसा था कि हमारे गांव में जो छोटा सा रेस्टोरेंट था उसमें जो लोग आएंगे उनको क्या चाहिए पूछना है, उनको चाय वगैरह जो भी चाहिए वो सर्व करना है, टेबल वगैरह साफ़ करना है, बिल लेना है। उसके ये सारा काम करने के बाद इवनिंग में उसका जो फर्श होता है वो साफ़ करना है। सो मुझे लगता है कि मेरी होने वाली जो वाइफ होगी जब भी होगी तो वो बहुत फॉर्चुनेट होगी कि उसके हस्बैंड को बर्तन धोना आता है, उसके हस्बैंड को पोछा वगैरह लगाने आता है, तो मस्ट बी वेरी हैप्पी। सो ये सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन वो काम मैंने 1 महीने में ही छोड़ दिया क्योंकि 2500 रुपये मिलता था। सुबह 8 से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि मेरे जो टीचर थे हमारे गांव में, वो टीचर वहाँ पे चाय पीने आ जाते थे और वो ना बचपन से ही में जो अच्छा लड़का माना जाता है, स्कूल का अच्छा बच्चा माना जाता है, होशियार बच्चा माना जाता है, वो था और अपने टीचर्स का काफ़ी मैं फेवरेट था। तो उनको चाय सर्व करना बहुत बुरा लगता था, तो वो काम मैंने 1 महीने में छोड़ दिया। फिर एक अस्पताल में मैं लोगों को इंजेक्शन लगवाता था, सो वो काम मैंने किया। तो चाइल्ड लेबर भी मैंने देखा है, चाइल्ड मैरिज देखा है, मेरे खुद के घर में चाइल्ड मैरिज हो रखा था, तो चाइल्ड मैरिज देखा था, डाउरी कस्टम देखा था, किस तरह से साहूकार से कर्जा निकाल के शादी करानी पड़ती थी, तो वो चीज़ें भी देखी हुई थी, पोलीगैमी देखी हुई थी। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखी हुई थी। तो आप में भी ये समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो कि कोई इंसान इतनी अगर बुरी कंडीशन में जी रहा है तो उसके जीने का क्या मतलब है, उसके एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो मैंने किया है, आप लोग कर रहे हैं, आपके माता पिता ने किया है, मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने किया है। हर एक का अपना अपना एक स्ट्रगल होता है और हर एक का अपना अपना स्ट्रगल अपनी अपनी जगह पर ग्रेट होता है। सो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, अंधकार होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं तो एक रोशनी की किरण होती है और वो रोशनी की किरण ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरी लाइफ की वो रोशनी की किरण अगर कोई है तो वो थी मेरी स्कूल, क्योंकि बचपन से स्कूल जाना बहुत पसंद था। इसका रीज़न ये था कि घर पे कुछ था नहीं, तो घर स्कूल में मिड डे मील मिल जाता था तो खाने को मिल जाता था। घर पे ऐसे ही झगड़े होते रहते थे तो वो देखकर मन दुखी होता था, लेकिन स्कूल में जाते थे तो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, तो उनमें मन लग जाता था, खेलने में मन लग जाता था। मेरा मराठी बहुत अच्छा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने IAS का एग्ज़ाम मराठी लैंग्वेज लेकर दिया है, ना कि इंग्लिश लेकर। तो मराठी से मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मराठी बहुत अच्छा था मेरा। उर्दू भी अच्छा था लेकिन पढ़ नहीं पाता। सो मराठी लैंग्वेज अच्छी होने की वजह से अच्छी तरह से मराठी में बोल पाता था, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में स्पीच देने की कोई कंपटीशन है, इलोक्यूशन कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, तो इन कंपटीशंस में प्राइजेस मिल जाते थे, जिसकी वजह से मैं हमारे टीचर्स का और भी ज़्यादा फेवरेट हो गया था। तो टीचर से प्यार मिलता था। कहीं ट्रिप जाती थी तो टीचर पैसे दे देते थे ट्रिप के, कभी कभी टिफ़िन शेयर कर लेते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं आज के बच्चे देखता हूँ, हमारे वक्त ये होता था कि 2 रुपये देते थे मेरे अब्बू स्कूल जाने के लिए, तो उसमें से 1 रुपया देते थे हम, तो वो ऑरेंज टॉफ़ी आती थी, 20 गोलियाँ आती थी, वो जेब में रखकर हम क्लास में बैठ के खाते थे। उसमें भी टीचर को अगर पता चल गया कि ये खा रहा है तो मारते थे। और आज तो बच्चे क्या क्या लेके घूमते हैं जेब में, मोबाइल होते हैं लोगों के पास। हमारे पास वो 10 रुपये वाला मोबाइल होता था जिसमें वो छैया छैया गाना चलता था, बस नहीं होता था। आज तो स्मार्टफोन का ज़माना आ गया है, काफ़ी चेंजेस हो गए, लेकिन हमारा काफ़ी गरीबी में निकला स्कूल। अच्छा था, मज़ा आता था स्कूल में, लेकिन बुरा इस बात का लगता था कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, क्योंकि मुझे अमिताभ बच्चन बड़े अच्छे लगते थे। और अमिताभ बच्चन अच्छे लगते थे तो वो जो डॉन मूवी का उनका बेल बॉटम स्टाइल का 70s 80s में जो पैंट का स्टाइल आया था, वैसे पैंट सिलवा देते थे हम लोग। और फिर स्कूल में अगर बदमाशियाँ कर रहे हो तो फिर कपड़े फट जाएंगे, तो कपड़े फटने के बाद फिर वो फटे हुए कपड़े तो आप पहन के नहीं जा सकते, तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होता था, कलरफुल ड्रेस पहन के चले जाते थे। तो फिर हमारे स्कूल में सुबह जो असेंबली होती है उसमें बड़ा पीटते थे हम लोगों को, तो पीटना अच्छा नहीं लगता था, स्पेशली लड़कियों के सामने, तो छुप छुप के स्कूल जाकर बैठ जाते थे। फिर पकड़ लिया तो पिटाई होती थी। लेकिन इन जनरल स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे टीचर मुझे मिले, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे पढ़ाया, प्यार किया, और उनकी वजह से लगा कि अब बड़ा बनकर पढ़कर कुछ बनना है, क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया था। देखिए, IAS बनने के लिए लाइफ की कोई भी फील्ड हो, अगर आपको चुनना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैंने ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है। तो फैमिली लाइफ के डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो फिर इन सारी चीज़ों में मेरा 10th हुआ, तो 10th की मेरी छुट्टियाँ चल रही थी। तो उसमें ये हुआ कि हमारे जो क्लास टीचर थे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन गए एग्ज़ाम देकर, PCS जो हमारा महाराष्ट्र का होता है वो देकर बन गए। तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ उनसे। तो मैंने उनको जाकर मिला और मैंने कहा, सर आप ऑफिसर बने हो,
मैं भी चाहता हूँ कि बड़ा बनकर ऑफिसर बनूँ, उसके पीछे की स्टोरी दूसरी है वो बताऊँगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऑफिसर बनूँ। तो आप मुझे बताएं कि ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने कभी, आपको बता दूँ कि बचपन तक मुझे लगता था कि जो कलेक्टर होता है उसकी शायद वोटिंग होती होगी, इलेक्शन होकर वो चुनकर आता होगा, क्योंकि कभी लाइफ में कलेक्टर देखा नहीं था, दिखता कैसा है, क्या काम करता है, तो पता नहीं था कैसे पास करते हैं। तो सर को पूछा तो सर ने कहा देखो एक MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, 100-200 रुपये फीस होती है, एग्ज़ाम क्लियर कर दो तो तुम्हें नौकरी मिल जाती है सरकारी, या ऑफिसर बन जाते हो। तो मैंने कहा सर जैसे हमारे डाउट्स होते तो मेरा भी गांव से आता था तो मेरे भी ऐसे फुलिश डाउट्स थे। मैंने सर को कहा कि सर आपका इंटरव्यू हुआ था? तो सर ने कहा हाँ बिल्कुल हुआ था। तो मैंने कहा था सर आपको इंटरव्यू हुआ था तो आपसे कितने पैसे मांगे थे इंटरव्यू लेने वालों ने? तो सर मुस्कुराए, सर ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़माना बदल गया है, अब आपके टैलेंट के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ऐसा कुछ वो लोग पैसे वैसे लेते नहीं है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार अच्छा है, क्योंकि मेरी सिचुएशन इतनी बुरी थी कि अगर इंटरव्यू लेने वाले कुछ ऑफर कर देते तो उनसे ही मैं खर्चे के लिए पैसे ले लेता, उनकी देने की बात तो बहुत दूर थी। सो काफ़ी खुश हुआ कि चलो कम खर्चा होगा। और 9th में ये हुआ था कि इंदिरा आवास का घर मिला था, तो उसका जो चेक, पहले NEFT वगैरह कुछ था नहीं तो चेक लेकर आना पड़ता था मैन्युअली जाकर, तो चेक देने के लिए ऑफिसर ने 3000 की रिश्वत ले ली। अबू ने जब बताया तो काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि 2 रुपये का पेन लेना होता था तो 10 बार सोचना पड़ता था कि कैसे मैं उनसे पेन मांग लूँ, क्योंकि बहुत गरीबी थी। यू कैन नॉट इमेजिन 150 रुपये अगर मेरे अब्बू का इनकम है तो उसमें घर चलाना और सारी चीज़ें मेंटेन रखना, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल था। तो काफ़ी गुस्सा आया और उस दिन डिसाइड किया कि मैं भी इससे बड़ा ऑफिसर बनूंगा और अच्छा काम करूंगा। तो वो मोटिवेशन था मेरे इस सक्सेस के पीछे का। फिर 10th हुआ, 11th 12th। अब हमारी सोसाइटी में बड़ी बुरी हालत है एजुकेशन की, बच्चे का चॉइस पूछा ही नहीं जाता उससे। इसीलिए मैंने इंजीनियर से कहा ना कि लाइफ आपका मजाक उड़ा रही है, मैंने उड़ाऊंगा। वही होता है कि चॉइस पूछा नहीं जाता, रिजल्ट आ जाता है 10th में, मान लो 90% मार्क्स आ गए तो हमारे पास सोसाइटी में एक डिफाइंड क्राइटेरिया हो गया है कि जिन लोगों को 90 से लेके 99-100% के बीच में मार्क्स आते हैं वो लोग साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। उनमें से नीचे जो 80 से लेकर 70 के बीच में है वो लोग कॉमर्स वगैरह जाएंगे, और बचा हुआ जो कचरा है वो आर्ट्स जाएगा। तो जनरली हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम हो गया है, तो लोगों बच्चों से उनकी चॉइस बहुत कम बार पूछी जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पिताजी, मेरे अम्मी, ये सारे लोग अनपढ़ थे। मेरे अपनी जनरेशन का, इंटायर जनरेशन का, बंदर से लेकर अभी तक का फर्स्ट 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट हूँ, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि मेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो मेरे लिए अच्छा था कि मैं अपना खुद का डिसीजन खुद ले पाया। तो 10th के बाद फिर अच्छे नंबर आए थे, स्कूल में फर्स्ट था, लेकिन फिर भी साइंस की ओर नहीं जाना था क्योंकि मैं मैथमेटिकली चैलेंज था। सो मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं साइंस की ओर नहीं जाऊंगा। कॉमर्स में भी मैथ्स आता है बहुत सारा, तो मुझे वो भी नहीं करना था। और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो 11th 12th आर्ट्स से किया, डिस्ट्रिक्ट का हमारा कॉलेज था। उसके पीछे की भी स्टोरी ऐसी कि उसकी फ़ीस 500 रुपये थी 1 साल की। आज मेरी सिस्टर की लड़के का एडमिशन कराया है नर्सरी में, 10,000 रुपये फ़ीस है, और मेरा 11th 12th 500 रुपये में हुआ है। तो 500 रुपये फ़ीस थी, तो काफ़ी खुश था मैं। जाने के लिए 10 किलोमीटर था घर से, और 5 रुपये लगते थे रिक्शा से जाने के लिए, 5 रुपये लगते थे रिक्शा से आने के लिए। मेरे अब्बू खुद रिक्शा चलाते थे, इसलिए अब्बू 10 रुपये दे देते थे और 10 रुपये चाय और बिस्किट के लिए दे देते थे। तो लेकिन अब्बू को ये पता नहीं था कि जो ऑटो वाले दूसरे हैं वो ऑटो वालों के बच्चों से पैसे नहीं लिया करते। तो वो 10 रुपये बच जाते थे, तो फिर कैंटीन में जाकर उतना ही 10 से लेकर 5 तक कॉलेज होता था, रेगुलर जाता था आर्ट्स को होकर भी, तो चाय और बिस्किट खा लेता था। तो उस पर ही दिन भर रहना पड़ता था। आजकल तो बच्चे मतलब अगर जेब से मोबाइल निकाले तो मतलब पॉकेट से 200-300 रुपये तो ऐसे ही इनके खो जाते हैं। तो 20 रुपये के ऊपर कॉलेज निकाला। कॉलेज में हमारे एक टीचर थे इंग्लिश के, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उनको जाकर पूछा कि सर मुझे बनना है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मुझे भी ऑफिसर बनना है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो सर ने कहा कि देखो MPSC होता है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बारे में कहा कि UPSC भी होता है, जिससे आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, सीधे सीधे आप DM बन सकते हो, ये बड़ा एग्जाम होता है। तो मुझे तब तक पता नहीं था कि ये UPSC नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने सोचा, आज देखिए आज हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, और इसी मौके पे ये बात बताना चाहूँगा कि तब मैंने सोचा कि ऐसे भी मुझे सपना ही देखना है, मेरे पास हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मैं बड़ा सपना क्यों ना देखूं। ऐसे तो नहीं है कि मुझे अगर एक स्टेट सर्विस का ऑफिसर बनना है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे सपना देखने का, और अगर IAS बनना है तो 2000 देने पड़ेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था, सपने पर तो किसी की रोक नहीं है, सपने देखना तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही गैम्बल अगर लाइफ के साथ खेलना है तो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, ऐसे ही अगर एग्जाम देनी है तो कोई बड़ी एग्जाम देती है, बड़ा सपना देखते हैं। उस दिन डिसाइड किया कि अब IAS की तैयारी करनी है।
11-12 बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे नंबर मेरे आए थे। फर्स्ट टाइम 11-12 में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया था जिसमें मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आया। फिर डिसाइड किया कि अब आगे क्या करना है। तो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेंटर्स देखा जाए तो पूना में ही है, तो मैंने पूना जाने का डिसाइड किया। वहाँ पर फर्गुसन कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गई, जो आर्ट्स के बारे में हमारे देश के टॉप 10 कॉलेजेस में एक है। उस अच्छे से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गई। पूना गया, मेरे लिए पूरा वो वर्ल्ड अलग था, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन पूरा अलग से ही वो वहाँ का कल्चर है। इतने अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं एक स्कूल में। तो और मैं एक खेड़े से आया हुआ वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ा हुआ लड़का था, तो मेरे लिए वहाँ पर एडजस्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और उसमें मेरी जो गरीबी थी, वो गरीबी बार बार मेरे रास्ते में ऑब्स्टेकल बनाती थी। जैसे मान लीजिए जब मैं कॉलेज जा रहा था तब मेरे पास सिर्फ 2 टी-शर्ट थे, एक पर्पल कलर का जो मुझे पसंद है और एक रेड कलर का, और 2 सिंपल सी जीन्स की पैंट जो 300-400 रुपये में मिल जाती है, और एक स्लीपर। और मेरे पास थी मेरे कॉलेज की पोमा की बैग। तो इतनी चीज़ें मैं लेकर जा रहा था। सो हम जनरली ना पोमा यूज़ करते हैं, जो लोग पोमा अफोर्ड नहीं कर पाते। आप लोग जानते होंगे, कई लोग आप में से। सो ये सब लेकर मैं जा रहा था। बारिश का मौसम था, जून में कॉलेज शुरू हुए। जब कॉलेज जा रहा था तो दिख रहा था कि पैंट के ऊपर स्लीपर पहनने के बाद अगर कीचड़ से आप चलते हो तो पीछे से डिज़ाइन बनते हैं पैंट के ऊपर। वो डिज़ाइन लेकर मैंने कॉलेज में एंट्री की। कॉलेज मान लीजिए जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, इतना अच्छा कॉलेज था, बहुत अच्छा कॉलेज था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, अच्छे अच्छे फैमिली से, मर्सिडीज़ में आने वाले स्टूडेंट थे, और उनके अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गैजेट्स, बैग्स, उनका एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था। कॉलेज पहुंचा, कॉलेज का फर्स्ट डे था। घबरा कर कैसे कॉलेज के कॉर्नर में जाकर बैठ गया। कॉलेज का फर्स्ट डे शुरू हुआ, और फर्स्ट डे पर जैसे इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है कि बताओ भाई आप क्यों आए हो यहाँ पर, क्या करना चाहते हैं। 350 लोगों का बैच था। ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर था कि हमें IAS बनना है। मेरा नंबर आने तक मैं सोच रहा था कि यार ये इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके पास कोचिंग है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये लोग ऑब्वियसली मुझसे आ गए। मैं तो इनसे बहुत पीछे हूँ। तो मुझे डर ये लग रहा था कि यार मैं बोल भी नहीं पाऊँगा कि मुझे IAS बनना है। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बता दूँ, पटवारी मिटवारी कुछ तो मुझे बनना है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नंबर आया और मैंने खड़ा होकर कहा कि सर मुझे भी IAS ऑफिसर ही बनना है। आज रियलिटी ये है कि मैं अकेला ही हमारे बैच से IAS बना हूँ, बाकी के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कॉलेज किया, कॉलेज में अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन कॉलेज का लाइफ भी बहुत क्या कहे संघर्षपूर्ण रहा मेरा। एक बात बस इंसिडेंस आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, गरीब होने में कोई मुझे लगता कि आपका दोष नहीं है। आप गरीब फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, कोई गुनाह नहीं है गरीब होकर पैदा होना। लेकिन जब कोई आपकी गरीबी का मजाक उड़ाता है तब बहुत बुरा लगता है। तो हम ऐसे ही स्कूल के कैंटीन से चलकर आ रहे थे और मैं बोल रहा था यार ये हमेशा ये बारिश की वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या किया जाए। तो मेरा साथ में एक लड़का चल रहा था, तो उसने कहा अच्छा इसीलिए तुम रोज़ एक ही टी-शर्ट पहन कर आते हो। तो काफ़ी हर्ट हुआ था उस बात से। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती रहती थी, नेगेटिविटी थी, लोग पैर खींचने वाले थे, ऑब्स्टेकल लगाने वाले थे। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर मेरा गुजरा। फिर सेकेंड ईयर में डिसाइड किया कि अब फुली फोकस्ड होके IAS का तैयारी करना है। तो फिर सेकेंड ईयर में कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। भरने के लिए फ़ीस नहीं थी तो उनसे रिक्वेस्ट करके 50% कंसेशन लिया। मराठी में तैयारी करना था तो पूना में रह के ही तैयारी करना ज़रूरी था। तो 35,000 रुपये देकर कोचिंग क्लास लगाया। हमारे गांव के प्रधान थे, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये कोचिंग क्लास लगाने के लिए उन्होंने हेल्प की थी। अब एक दूसरी बात ये कि मेरा भाई था जो 7th स्टैंडर्ड में जिसने स्कूल छोड़ दी थी, तो वो हमारे मामा जी की ग्रोसरी शॉप पे काम किया करता था। तो उसने कहा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। मैं जॉब किया करता था, पार्ट टाइम जॉब। तो उसने कहा कि जॉब वगैरह छोड़ दो, अब अच्छे से पढ़ाई करो, आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मेरा 2 साल से मेरा छोटा भाई जो मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, उसको जो 4-5 हज़ार रुपये सैलरी मिलता था, वो सैलरी वो पूरा का पूरा मुझे मंथली पूना में मेरे एग्जिस्टेंस के लिए दे देते। उसमें 2,500 रुपये रूम का रेंट और 2,500 रुपये मेरा मेस था। और अब्बू भी थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करते थे। अम्मी खेत में काम करती थी तो वो भी थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करती थी। तो उसे क्लास ज्वाइन किया, पढ़ाई शुरू की। अब पहले 6 महीने तो पता ही नहीं चल रहा था कि चल क्या रहा है, क्या बताया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आने लगा। मुझे पता चला कि मुझे किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। और मैं आपको वही कहूँगा कि किसी की आप टिप्स ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो आपको खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ती है। इसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं हम, कि आपके हिसाब से आप खुद को देखकर, आपकी एबिलिटीज़ को देखकर, आपका स्पीड देखकर, सारी चीज़ें समझकर खुद का स्ट्रैटेजी आप खुद बनाएं। तो वो सीखा।
फिर सेकेंड ईयर गुजरा, थर्ड ईयर गुजरा। जून 2015 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, बीए पॉलिटिकल साइंस, जो मैंने अंग्रेज़ी मीडियम से किया था। और उसके बाद इमीडिएटली अगस्त में 2015 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, वो प्रीलिम्स मैंने दिया। फिर उसके बाद में मैंने सितंबर अक्टूबर में उसका रिज़ल्ट आया, फिर वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। उसके बाद मेंस था, मराठी मीडियम से दिया था, मेंस दिया दिसंबर में, उसका 19 फरवरी को रिज़ल्ट आया। और उसके बाद में इंटरव्यू दिया 7 अप्रैल को दिल्ली में, उसका 10 मई को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट का दिन काफ़ी टेंस था मेरे लिए। मैं अभ्यास पढ़ाई कैसे की उसके बारे में आपको 3 स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगा। तो रिज़ल्ट का जो दिन था वो काफ़ी टेंस था, क्योंकि हमें लग रहा था कि 9 या 10 तारीख को, 9-10 मई 2016 को, दोनों डेट में से एक डेट पे 100% रिज़ल्ट आने वाला है। तो 9 मई का दिन था, साइबर कैफ़े में जाकर बैठ गया। मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, तो फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, और इंटरनेट भी नहीं था। तो साइबर कैफ़े गया, वहाँ जाकर दिन भर बैठा रहा। वहाँ पर 9 तारीख को कोई रिज़ल्ट नहीं आया, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ, दिल घबराने लगा, हार्ट बीट्स बढ़ गए, रात भर नींद नहीं आई। फिर 10 तारीख को सुबह सोया नहीं था तो उठने का सवाल नहीं है, जाकर बैठ गया साइबर कैफ़े में। 10 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक वेट किया, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि मेरा जैसा इंसान जो इतने स्ट्रगल से सारी पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए वो जो रिज़ल्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम बड़ा, क्या कहते हैं उसको, बड़ा जुल्म करता है हम लोगों पे, क्योंकि आप प्रीलिम क्लियर करते हो, मेंस क्लियर करते हो, और अगर इंटरव्यू में कम नंबर आते हैं तो वो जो लैडर वाला गेम होता था ना सांप का, जिसमें 99 पे सांप ने खा लिया तो सीधे सीधे आप 0 पर आ जाते हो, तो वैसे ही होता है। फिर से प्रीलिम, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू। तो काफ़ी टेंस था मैं, और मुझे फेलियर अफोर्डेबल नहीं था। और आपकी भी सोच वही होनी चाहिए। पर कई बार लोग सोचते हैं कि ये अटेम्प्ट दे देता हूँ, इसके बाद में मैं ये ट्रायल अटेम्प्ट देता हूँ, फिर 1-2 साल और पढ़ाई करके फिर अटेम्प्ट देता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फेलियर, आपकी माइंडसेट बनाना है कि मुझे फेलियर अफोर्डेबल नहीं है, मुझे पास होना ही है। तो वो मुझे अफोर्डेबल नहीं था। काफ़ी मैं दुआएं कर रहा था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छे से आ जाए। एक मोमेंट तो ऐसा था उस दिन का कि मैं सोच रहा था कि जो 1100 सीट्स लगभग निकली थी, उसमें से मेरा नंबर लास्ट भी आया तो चलेगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। तो 4 बजे तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, फिर बुखार आ गया। तो मैंने सोचा यार अब सब छोड़ दो, जाकर रूम पे सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है, बुखार आया हुआ है, अब आएगा जो रिज़ल्ट आना है वो आएगा। जा ही रहा था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके मेरा रिज़ल्ट बताया कि अंसार कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पास हो गए हो, ऑल इंडिया रैंक 361 तुम्हारा आया है, और तुम ऑब्वियसली IAS बन जाओगे। तो ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो गए, आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए। फिर पहला कॉल मेरे अब्बू को किया, जो उस वक्त भी ऑटो चला रहे थे। मैंने कहा अब्बू मैं कलेक्टर बन गया। वो बोले क्या हुआ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। कहा अजीब बात है, आज का इतना इंपॉर्टेंट दिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सारे लोगों को बताया, और फिर वहाँ से ज़िंदगी को एक नया आयाम मेरी लाइफ को मिला। तो आपसे कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताने के पीछे का मकसद ये है कि मुझ जैसा लड़का जो एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता है, वर्नाक्युलर मीडियम से आता है, जिसको अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, जो बहुत कठिनाइयों का सामना करते करते पढ़ा है, एक गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ा है, और जिसने अपनी लाइफ में, बहुत छोटी सी लाइफ है मेरा, मैं 22-23 साल का हूँ, इसमें सोसाइटी के सारे ऑड्स फेस किए हुए हैं, वो लड़का अगर डेडिकेशन से पढ़ाई करके, फोकस्ड रह के पढ़ाई करके, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे देश की लगभग सबसे मुश्किल एग्ज़ाम और वर्ल्ड की टॉप 5 टफेस्ट एग्जामिनेशन में से जो एग्जामिनेशन है वो अगर क्लियर कर सकता है, तो मुझे लगता है कि आप सभी में वो क्षमता है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ, वो चीज़ें मैंने बैठे बैठे आपके लिए लिखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनमें से कुछ मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो क्या चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए? मुझे ये लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को पहचानिए। आप खुद को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते हैं, उनको करना नहीं होता, फिर 1-2 साल जॉब कर लेते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर रियलाइज़ होता है कि मुझे तो IAS बनना था बचपन से, लेकिन पेरेंट्स ने करने नहीं दिया, या मैं खुद हिम्मत नहीं दिखा पाया इसलिए मैं कर नहीं पाया। फिर उसके बाद वो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर एज बढ़ते जाता है, पीयर प्रेशर बढ़ते जाता है, बाकी की चीज़ें होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को पहचान लीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपकी एबिलिटीज़ को पहचानिए। इसके बाद ये सोचिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है।
आपको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है इंजीनियरिंग कीजिए, आपको मेडिकल करना है तो आप मेडिकल कीजिए, आपको IAS बनना है तो आप वही कीजिए। सो ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए इतना छोटा IAS, इतने कम का IAS, आप कम उम्र का IAS, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने 11th 12th में 10th में डिसाइड किया था कि ऑफिसर बनना है, और 11th में डिसाइड किया था कि IAS बनना है। 11th में जब मैं 2011 की बात है और मैंने अटेम्प्ट दिया है 2015 में, तो लगभग 4-5 साल इसके बीच पहले से सोच थी कि मुझे बनना है। ऐसे नहीं कि एक साल में डिसीजन लिया और अगले साल में बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। इसके बाद आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों IAS बनना चाहते हैं, क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं रहता, 2 दिन पढ़ाई कर लेते, फिर तीसरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, मन नहीं लगता, मूड स्विंग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो अंदर से आना चाहिए। आपकी जो कहते हैं ना कि आग जो होती है वो अंदर से लगनी चाहिए, आपके खुद के अंदर वो आग होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके इस सवाल का जवाब क्लियर है कि आपको क्यों करना है, क्यों IAS बनना है, तो मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब आपको हर वक्त, जब भी आप फ्रस्ट्रेट फील करोगे, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस रहोगे, तब अगर आप आँख बंद कर सोच ले कि मुझे क्यों बनना है, तो मुझे लगता है कि वो आपका जो रीज़न है वो आपको बार बार मोटिवेट करेगा आपकी पढ़ाई करने के लिए। तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको जो करना है वो क्यों करना है। और उसके बाद फिर कुछ एक सेट ऑफ स्किल्स ज़रूरी होती है। जैसे आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, 10 से लेकर 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये हार्डवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहूँगा कि सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं होता कि भाई मैंने दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर ली और IAS बन गया। ऐसे अगर कुछ लोग बोलते हैं तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। 10 से 12 घंटे तक के लिए की पढ़ाई आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, इतनी आसानी से ये मिलता नहीं है। तो हार्डवर्क ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि पढ़ाई करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, कर पाऊँगा या नहीं। अगर आप हार के बारे में सोचोगे तो आपकी हार ही होगी। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा होता है कि आपको सवाल का जवाब आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको जो सही होता है जवाब आप उसको भी गलत कर देते हो। तो ये भी कई बार देखने को मिलता है। और इंटरव्यू में तो स्पेशली कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी से कॉन्फिडेंट रह के पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं होता कि मैं 3 किताबें पढ़नी है और मैंने एक ही किताब पढ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको जो पढ़ना है आप वो 100% पढ़ेंगे, आपको जो बताया गया है वो आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो लगता है कि ये पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा पढ़ना मतलब स्मार्ट वर्क होता है। तो वो स्मार्ट वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसी के फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलता, या इवन आपने एग्जाम भी नहीं दी होती लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, पेशेंस नहीं रहता, आप काफ़ी अस्थिर हो जाते हो, दिमाग में निगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ मैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कॉन्फिडेंस, पेशेंस और बाकी की चीज़ें, ये चीज़ें सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है, और एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है। तो पेशेंस होना ज़रूरी है, फोकस रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, 10 घंटे मैंने पढ़ लिया, लेकिन एट द एंड अगर आप खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करें तो आपको पता चलता है कि 10 घंटे में से सिर्फ 4 या 5 घंटे आपने इफेक्टिवली पढ़ा है। 4-5 घंटे तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो गए। दिमाग में बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मुझसे झगड़ा कर दिया, बॉयफ्रेंड ने झगड़ा कर दिया, या घर पे मुश्किलें चल रही है, अम्मी अब्बू का झगड़ा हो रहा है, और या फिर किसी चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए चले गए लाइब्रेरी से उठकर, तो फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या और किसी पार्टी को लेकर बहस हो रही है। फिर उसमें लग रहा है कि यार इसको ये बताना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना इसको ये पॉइंट मारूंगा मैं। तो ये चीज़ें चल रही है, कई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चल रहा है या कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें आपकी इफेक्टिवनेस कम कर देती है। तो आपको घंटे पढ़िए, लेकिन वो 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़िए, इफेक्टिवली पढ़ाई कीजिए। उसके साथ साथ फिर पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। कितना ऊपर जाना है ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए।
सेल्फ मोटिवेशन के बारे में मैंने आपको कहा है कि शेड्यूल है, जितना भी आपका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से आपका जर्नी पूरा प्लान कर लीजिए, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पढ़ाई का। और एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें मैंने कही है वो सबको सभी तरह से अप्लाई हो ऐसा नहीं है। किसी को ये अच्छी लगेगी चीज़ें कि कोई डिसएग्री करेगा, तो मैं आपको ये कहूँगा कि कस्टमाइजेशन कीजिए, आपकी पढ़ाई का कस्टमाइजेशन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कुछ चीज़ें जैसे मैंने अपनी लाइफ से सीखी है कि हमारी लाइफ की कोई भी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हमारे पास को अपने आप सॉल्यूशन लेकर आती है। तो प्रॉब्लम के अंदर ही कुछ सॉल्यूशन होता है और वो प्रॉब्लम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ के जो ऑड्स और हर्डल्स है उनको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक था, मेरे पास गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन मैंने उस ऑड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। शायद ऐसा होता कि अगर मैं किसी अमीर फैमिली से आता, ये जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल अगर मैं किसी अच्छी फैमिली से आता तो ये भी हो सकता था कि इतनी जल्दी IAS नहीं बन पाता, मैं कहीं तो पूना में अय्याशी कर रहा होता, दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता, मूवीज़ देख रहा होता, पार्टीज़ कर रहा होता, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरी गरीबी का जो आर्ट था उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस मराठी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, तो लगभग वर्नाक्युलर मीडियम के जो बच्चे होते हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं या वर्नाक्युलर के जो भी बच्चे होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज से पढ़ाई करते हैं उनकी ओर काफ़ी नेगेटिवली देखा जाता है कि इनको क्या ही आता होगा। तो वो मेरा जो ऑड था, एक किस्म का जो ऑड था कि भाई मराठी मीडियम से पढ़ रहा हूँ, उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। मैंने अपनी मराठी इंप्रूव करके मराठी में अंग्रेज़ी में पढ़ाई करके मराठी में आंसर लिख के मैं IAS ऑफिसर बना हूँ, तो उसको भी मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। फैमिली बैकग्राउंड जो था वो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी टेंस था, मैंने आपको बताया। तो जब भी पढ़ाई में मन नहीं करता था तो 10 मिनट आंख बंद करके अपना जो बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड में रिव्यू करता था। बचपन से लेकर अब तक का जो भी फेस किया है, मैं इमेजिन करता था कि 2 साल पहले मैं 3 साल पहले मैं कहीं किसी होटल में झाड़ू पोछा लगा रहा था, तो उससे तो अच्छा ये है कि यहाँ पर अच्छे फैन के नीचे बैठकर पढ़ाई कर लो। 2 चॉइसेस होती है हमेशा लाइफ में, तो आप क्या चॉइस चुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद का बैकग्राउंड से ही मैं मोटिवेट होता था। तो वो बैकग्राउंड जो किसी को ऑड लगेगा, वो ऑड बैकग्राउंड जो मेरा था, जो हर्डल्स मेरे थे, उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि आपके लाइफ में आपके हिसाब से अलग अलग किस्म के ऑड्स हो सकते हैं, एडवर्स आप जो मुश्किलें हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि आप उसको अपॉर्चुनिटी में हमेशा कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। और मैं ये बताऊँगा कि देखिए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग नसीब नाम की चीज़ में बिलीव करते हैं। बहुत बार जब मेरे और लोग देखते हैं तो लगता है यार इसका तो नसीब से हुआ है, नहीं तो ऐसे होता कहाँ है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कंपटीशन है, ऐसे तो किसी का नहीं होता, इस बंदे का नसीब से हुआ है। तो मैं नसीब नाम की चीज़ में बिलीव नहीं करता। जो एक बहुत मेरी फेवरेट लाइन है कि हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो नसीब नाम की चीज़ पर मेरा कोई बिलीव नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नसीब के ऊपर बिलीव ना करें, आप नसीब को एक अनदर फैक्टर मानकर छोड़ दें। आप, मुझे लगता है कि यू आर दी मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप खुद का नसीब खुद बनाते हैं, आप खुद का मुकद्दर खुद तय करते हैं, जैसे मैंने किया है। तो नसीब नाम की चीज़ पर मेरा विश्वास नहीं है। आप नसीब मेरा ख़राब है बोलते बोलते लाइफ मत गुजारिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, सपने बड़े देखिए और चलते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब शुरुआत में जो एनर्जी होती है कि IAS बनना है, लोग शुरुआत कर देते हैं, 2 महीने बहुत ज़ोरों से पढ़ाई करते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो हमें दौड़ना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है। मुझे लगता है कि चलते रहना इंपॉर्टेंट है। तो बस चलते रहिए, चलते चलते आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता, आपने क्रिकेट देखा होगा, मैं कई बार UPSC की प्रिपरेशन को क्रिकेट से कंपेयर करता हूँ। तो एक अगर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्रिपरेशन के बारे में बता दूँ तो ये क्रिकेट की तरह है। जैसे अगर कोई बैट्समैन 2020 का मैच छोड़ दीजिए, अगर वनडे मैच है, कोई बैट्समैन खेलने के लिए आ रहा है, तो ये बहुत रेयर केस में होता है कि पहली गेंद से वो 6 मारना शुरू कर देता है। पहले वो पिच देख लेता है, बॉलर देख लेता है, कैसे चल रहा है, सब कुछ सब देखने के बाद धीरे धीरे वो रन निकालना शुरू करता है। और फिर जब उसके 25 रन होते हैं 40 गेंदों में, और फिर धीरे धीरे शुरू करके बहुत अच्छी इनिंग वो खेल लेता है। तो वही होता है, चलते रहना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही अपने टॉप गियर डाल दिया, ऐसे नहीं होता। एक एक स्टेप उठा के पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। अब मैं एक एनालॉजी आपको बता दूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी है, शोएब अख्तर, इनका मैच चल रहा है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान। तो
क्रिकेट का गॉड होते हुए भी सचिन तेंदुलकर इस मैच के पहले कुछ पढ़ाई करके जाते हैं, कुछ होमवर्क करके जाते हैं। वैसे पहले देख लेते हैं कि हाँ इनके साथ मैच है, ये सारे बॉलर्स है, बॉलर का एनालिसिस कर लेते हैं कि फास्टर है या स्पिनर है या उनकी स्ट्रेंथ क्या है, पिछले मैच में इन लोगों ने कैसे गेंदें डाली थी, कहाँ पर इनको विकेट्स मिला है, कब ये बॉलर जब गुस्सा होता है तो बॉल कहाँ डालता है, जब इसका मूड अच्छा होता है तो कहाँ डालता है, इस बॉलर का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पर इसको शॉट लगाया जा सकता है, कहाँ पर डक करना है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस सचिन तेंदुलकर कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेट में आकर नेट प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेकर अपना इसके पहले का जो उनका एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें लेकर वो मैदान में उतरते हैं। फिर जब बॉलर तेज़ी से दौड़ कर आता है, 140-150 की स्पीड से गेंद फेंकता है, तो उसको वो कॉन्फिडेंटली उसका सामना करते हैं और उसको जब वक्त आता है तब 6 भी लगाते हैं। तो यही आपका और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है। आपका जो आपको जिसकी फ़ाइट है, आपकी फ़ाइट किसी अदर कॉम्पिटिटर से नहीं है या अदर एस्पायरेंट से नहीं है, आपकी फ़ाइट आपकी खुद से है और यूपीएससी से है। तो आपकी फ़ाइट उससे है तो आपको उसका एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, मुझे कैसे प्लान करना चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, मुझे अपना जर्नी कैसे प्लान करना चाहिए, फिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, किस तरह से जवाब दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस मैच का एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ पर विकेट मिले, कहाँ पर शॉट लगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद नेट प्रैक्टिस, यानी आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। कोचिंग क्लास अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज्वाइन करना है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप दिल्ली जाए या यूएसए जाए, आप कहीं पर भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कहाँ जाते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करते हो। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद कॉन्फिडेंस से आप प्रैक्टिस करके मैदान में उतरते हो, समझते हो कि क्या है एग्जैक्टली, और फिर आपका जब मौका आता है तब आप चौका लगाते हो। तो यही मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के बारे में आपको करना होता है। और मैं कहूँगा कि आप गलतियाँ करें, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करें। आप जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मैं खड़ा होकर आपको अगर बोल दूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे पढ़नी है, तो मुझे नहीं पता आपको कितना कन्विंस कर पाएगी। लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि ये पढ़ना नहीं था, तो उसके बाद में आप में जो फ़र्क आता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो आप गलतियाँ कीजिए, गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी अपने ऑफिस में बैठकर मिस्टेक्स करता रहता हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो कर रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। सो वो करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो गलतियाँ कीजिए और गलतियों में से सीखिए और सीख कर आगे बढ़िए, उन गलतियों को दोहराइए मत। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि IAS बनना या कोई ऑफिसर बनना ये किसी पर्टिकुलर क्लास की, कास्ट की, रिलीजन की या और किसी आइडेंटिटी की मोनोपोली नहीं है। आज इतना फेयरनेस है हमारे देश में कि अगर चीज़ें करते हो, जो चीज़ें करनी ज़रूरी है उस एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने से कोई रोक सकता है। तो आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, कुछ बातें आपसे शेयर करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी, आपका जो भी सपना है अच्छा वाला, वो सपना आपका पूरा हो। और यही कहकर मैं अपनी बात रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्रीमान शेख अंसार सर। चूंकि समय पर्याप्त हो चुका है, अब मैं सीधे सीधे श्रीमती मोनिका जी को आमंत्रित करता हूँ। वे इस स्पीच में जो लगी वो ये थी कॉन्फिडेंस। सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपका खुद के लिए, दूसरा जहां आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए वहां पर, कि आप जहां जा रहे हैं वहां से आप कुछ सीख के आएंगे और जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही सिखाया जा रहा है। तो विश्वास है वहां पर, और जहां तक आप जाएंगे वहां तक ये होना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए, चाहे आपके लिए हो, किसी और के लिए हो, या कहीं के लिए भी हो। तो कॉन्फिडेंस मोटिवेट कर पाएंगे। क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, श्यामा बैठा भी हुआ है। तो स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन, देखो यार ये हम लोग ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। मेरा बिल्कुल उल्टा हिसाब था। मैं कोई कभी टॉपर नहीं रहा किसी भी अपने ना स्कूल में रहा हूँ, ना 10th में ना 12th में। हाँ, कॉलेज में मैंने ज़रूर टॉप किया था। और फिर एक ये एग्ज़ाम होता है UPPSC का, उसमें मैंने 12th रैंक में ले आया। तो कोई इस तरीके का कोई वो नहीं था मेरा। मैं बहुत ही नॉर्मल, एक वो होता है ना नॉर्मल इंटेलिजेंस, कि एक लड़का जो ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ नहीं सकता है और
जैसे अभी बात कर रहे थे चाय की टपरी पे जाके इधर उधर की बातें करना, तो मैं करता था यहीं लाइब्रेरी से उठ के मैं चला जाता था और बाहर जाके मैं चाय की टपरी पे बैठ के मैं भी यही बातें करता था। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मेरे साथ, जो मेरे दोस्त थे वो मुझे कुछ अच्छे मिल गए। तो हम लोग जो डिस्कशन करते थे वो कभी इस बात का नहीं करते थे कि यार कौन पीएम बनेगा या कौन क्या होगा। वो हम दो चीज़ों का करते थे, एक तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई भी हो सकती हैं, सबकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक उनका, और दूसरा हम कोई टॉपिक उठा लेते थे। कोई पेपर में हमने अगर कुछ पढ़ लिया किसी चीज़ के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुझे अभी याद आ रहा है, तो उसके बारे में पढ़ा, तो 4 पॉइंट मैंने बताए, 4 पॉइंट उसने बताए, 4 पॉइंट हमारे किसी फ्रेंड ने बताए, और उन जो वो 12 पॉइंट्स इकट्ठे हुए वो हमने या तो कहीं नोट कर लिए या रिकॉर्ड कर लिए और फिर उनको जाके हम एग्ज़ाम में लिखा, ये किया। रही बात स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन की, तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं यार, हमें स्ट्रेस भी होगा, हम डिस्ट्रैक्ट भी होंगे। डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने बताया कि जब भी ये डिस्ट्रैक्ट होते थे तो आंख बंद करके 10 मिनट सोच लेते थे कि ये कहाँ से किस बैकग्राउंड से उठ के आए हैं। स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन को हटाने का मुझे सबसे अच्छा जरिया लगता है, आप कुछ टाइम फ्रेम फिक्स कर लो। जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये तो है, अगर आप एक पढ़ने बैठे और आपको शुरुआत से ही डिस्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब आपका मूड नहीं है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो पहले आपका मूड होना चाहिए कि मैं इस टाइम ही पढ़ने बैठूंगा। जैसे मुझे रात को बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना, मैं रात को बैठता हूँ तो रात को सब शांति होती है, कहीं कोई आवाज़ नहीं, ना घर में ना ट्रैफिक का शोर, किसी का शोर नहीं। रात को आप अपना टाइम, या जैसे कुछ लोग मॉर्निंग वाले हैं तो मॉर्निंग में आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि उस टाइम कोई आवाज़ ना आ रही हो आपके पास किसी भी तरीके की। दूसरा, आजकल डिस्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा सोर्स ये मोबाइल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। मैं ये नहीं कहता कि इन सबको बंद कर दो, इनका यूज़ करो। मैं जब से मैं तैयारी करता था और जब से ये आए हैं, मैं तभी से मैंने इन्हें अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है और मैं रेगुलरली एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन किस तरह से आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे वो डिपेंड करता है, आप क्या देखते हो सोशल मीडिया पर। जैसे मैं अपना पीसीएस का अगर मैं इंटरव्यू बताऊँ, बहुत मतलब एक बड़ी अच्छी घटना हुई मेरे साथ। एक यूपी पीसीएस का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, उस पर फेसबुक पे। तो उसमें क्या हुआ कि जब पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे थे तो कई सारे जो लोग इलाहाबाद में थे तो वो लोग बड़े एक्टिव रहते थे वहाँ पे, तो वो जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसको वो सब डाल देते थे उस पर ग्रुप पे। तो मैं क्या काम करता था, मैं रात को उन क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर लेता था अपने इंटरव्यू से पहले, और फिर मैं उनके क्वेश्चन खोजता था, नेट से ले लिया, किसी से पूछ लिया, सर से मैंने कई बार पूछा है, अमित सर। तो उसी में एक क्वेश्चन था कि एक ऐसे आप क्रिकेटर का नाम बताइए कि जो हैंडीकैप है और फिर भी वो इंडियन टीम की तरफ से खेला है। तो ये बड़ा एक मतलब अजीब सा क्वेश्चन था। मैंने कहा यार ऐसे क्वेश्चन हो सकता है मुझसे ना पूछे जाएं, बट एक क्यूरियोसिटी थी कि हाँ चलो इसको पता कर लेते हैं कहीं से। तो मैंने फिर उसको खोजा, मुझे नहीं मिला। मेरा एक दोस्त है मधुर, उसको क्रिकेट का शौक है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहीं से नेट से खोज खाज के मुझे बताया कि भाई बीएस सुब्रमण्यम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और कुछ बता दो कि तो उसको पोलियो था और पोलियो के बाद वो स्पिनर था और विजडन में भी उसका ये नाम छपा है कि ही इज़ द हैंडीकैप प्लेयर एंड ही इज़ प्लेइंग फॉर द इंडियन टीम। तो मैंने कहा चलो ठीक, बताओ कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या क्या है। मैंने कहा सर मुझे योगा करना अच्छा लगता है। कहते भाई योगा करते हो, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो? अब मैं सोच रहा था कि अगर मैं किसी स्पोर्ट्स का नाम लूँगा तो मुझसे उस पर क्वेश्चन पूछने लगेंगे। तो मैंने कहा नहीं सर मैं योगा अच्छे से कर लेता हूँ, बाकी सर कभी कभी खेल लेता हूँ सर, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया। कहते अच्छा क्रिकेट में इंटरेस्ट है? मैंने कहा हाँ सर क्रिकेट में इंटरेस्ट है। कहते कितना देखते हो क्रिकेट? मैंने कहा सर थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। मैं अवॉइड कर रहा था उसको वहाँ पे। कहता अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर तुमने बता दिया मुझे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे नंबर दूंगा। मैंने कहा यार इंटरव्यू बोर्ड वाला इतना अच्छी बात कर रहा है। मैंने कहा पूछिए। कहता अच्छा एक क्रिकेटर का नाम बताओ जो हैंडीकैप है और वो इंडियन टीम की तरफ से खेला है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार तो मुझे आता तो था, मैं पहली रात पढ़ के गया था। तो मैंने थोड़ा नाटक किया सोचने का। मैंने कहा सर मुझे याद है, लेट मी गिव सम टाइम टू रिकॉल है। तो कहते हाँ हाँ सोचो। मैंने कहा सर बीएस सुब्रमण्यम। तो वो इधर उधर ही देख रहे थे तो उनका कि अच्छा और कुछ बताओ उसके बारे में। मैंने कहा सर उनको पोलियो था। अरे वाह। कहते और? मैंने कहा सर वो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे हैं। कहते यार तुम्हारे तो बहुत अच्छी नॉलेज है, तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम्हें क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है? तो मैंने कहा सर ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और मेरा इंटरव्यू वहाँ ओवर हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन है,
सबसे बड़ा हम लोगों के लिए सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का ऐसे इस्तेमाल कर लो कि वो तुम्हारे बेनिफिट में रहे। और डिस्ट्रैक्शन का भी मैं तुम्हें एक दूसरा बताता हूँ। कहीं भी बाहर घूमने फिरने जाते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो अपने आप को ना एक स्पंज की तरह बना लो आप सब लोग, कि जो भी मिले सबको एब्जॉर्व कर लो। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे अंसार भाई से मिलने का मौका मिला, तो इन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो वो मुझे सारी बातें याद नहीं है, लेकिन मुझे जितनी काम की बातें हैं जो मतलब मेरी आगे की लाइफ में और मेरी आगे की नौकरी में बताऊं तो मुझे काम आएगी, वो मैंने एब्जॉर्व कर ली है। कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर इनकलकेट हो गई है और वो आगे निकलेगी। तो अपने आप को स्पंज की तरह बना लो। व्हाट्सएप पे यार कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें फ्रेंड से बात होती होंगी या जिनसे भी बात होंगी, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही है। तो केवल उन्हीं से बात करो जिनसे काम की बात होनी है। मेरे फेसबुक तो आप एक बार देख लेते हो ना कि क्या क्या आपके लिए काम का है। कोई अर्जेंट है तो देख लिया, अर्जेंट नहीं है तो उसको छोड़ दिया है। कुछ ग्रुप्स इस तरीके के आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे स्टडी ग्रुप्स हैं। हमारा शायद एक CFA का भी ग्रुप बना था और शुरुआत में वो बहुत एक्टिव रहा था, तो वो इस तरीके के ग्रुप्स बनाओ। दूसरा डिस्ट्रैक्शन डिपेंड करता है किस तरीके का है। जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ भी था। मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और ये मुझे लगता है कि सब लोगों के साथ होता है। उसको अगर जो भी आपका मतलब पार्टनर है या जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, अगर वो आपको आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर ऐसी रिलेशनशिप में रहने का मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा है। ठीक है ना, उसको आप ट्राई टू अवॉइड देम और उसको आप जितनी जल्दी से जल्दी उस चीज़ से बाहर निकल आए वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है देन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। मतलब कुछ होते हैं ना कुछ लोग, जैसे मेरे साथ अभी मेरे कुछ SDM फ्रेंड्स हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है और अब वो उनसे शादी भी कर रहे हैं। नवंबर में 3-4 लोगों की शादी है, लव मैरिज है, घर वालों से काफ़ी वो लोग लड़े। तो मैं उनसे बैठ के कभी रात को पूछ लेता था कि भाई जब आप लोग पढ़े तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ? कहते नहीं, इन्होंने पढ़ा, हमको पॉजिटिवली सपोर्ट किया। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, घर वालों की डांट पड़ती है, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो हमारे पास कोई तो शेयर करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे हम बात कर लें। तो अगर स्पाउस को आप वो चीज़ या फिर अपनी जो पार्टनर है उसको वो चीज़ आप बता रहे हैं और वो उसका पॉजिटिव लेके आपको समझा रहा है कि नहीं इट्स गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस चलते रहो और ये तो चीज़ें नॉर्मल है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो उसको पॉजिटिव में लो। लेकिन अगर कोई इस तरीके का है कि वो नैक कर रहा है बार बार कि नहीं यार तुम पढ़ो मत, हमें टाइम दो, हमारे साथ घूमने के लिए जाओ, तो कोशिश करो यार कि अगर लाइफ में एम बना रखा है IAS PCS का, तो फिर उसको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू करो और उसको छोड़ो। दोस्त इस तरीके के बनाओ कि जो आपको ये थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा, जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही आवारा टाइप के हो। होते हैं, मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो आवारा हैं, बट कुछ टैलेंट उनमें भी है, तो मैं भी उनका कुछ ऐसा पॉजिटिव टैलेंट जिससे मुझे गेन हो रहा है, मैं उनके साथ उसी वे में इंटरेक्ट करता हूँ। और बाकी जैसे मेरे यहाँ पे CFA में दोस्त थे, तो हम लोगों को कहा जाता था कि ये लोग यार घूमते फिरते रहते हैं और पढ़ते वढ़ते कभी है नहीं, लाइब्रेरी में टिक के 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते ये लोग। और आप नॉर्मल रूटीन में आप किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और तब आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट निकलेंगे। मेरे निकले हैं तो सबके निकलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, कुछ स्पेसिफिक बताओ तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यार। बढ़िया, या आंसर का जवाब मिल गया है? चलो ठीक है। लेकिन यही है यार, पॉजिटिव चीज़ें अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं ना तो उनको रखो अपने साथ, नेगेटिव कर रही हैं तो उनको छोड़ दो। ठीक है, लोग जितने भी हैं कहने वाले बहुत हैं। मुझसे भी लोग कहते थे, बहुत कुछ कहते थे मेरे पीठ पीछे। जैसे आपसे वो पटवारी वाली बात हुई थी, तो इवन यहीं के थे कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन और स्टेज से बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। मुझसे ये तक कहा गया कि आप ना एक काम करो, तुम तैयारी वैयारी छोड़ दो PCS VCS की या IAS की, तुम पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम उन एग्ज़ाम पे बैठो। और आज मेरे अंडर जब मैं SDM था तो करीब 50 पटवारी मेरे अंडर काम करते थे। ठीक है, तो लोगों की मत सुनो यार, लोगों का काम कहना है, वो आपकी जो आपकी सपोर्ट रहे। जब ऐसे लोग आते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ कि नहीं हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा हमारे साथ, घर वाले भी प्रेशर कर रहे हैं, उसको नेगेटिव डिलीट करो लाइफ से कि ठीक है यार, बोलते रहो। थोड़े टाइम उनको अवॉइड करोगे, देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, आपको भी बता रहा हूँ, और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। घर वाले कहते हैं कि घर में नाती रिश्तेदार होता है, वो कहता है अरे क्या IAS की तैयारी कर रहे हो, अपना कुछ छोटी मोटी नौकरी, बैंक क्लर्क, PO VO के एग्ज़ाम दो। नहीं, गैम्बल खेलना है तो बड़ा खेलो। मैं भी IAS का गैम्बल खेल रहा था, लेकिन वो था कि उससे पहले PCS क्लियर हो गया,
लेकिन IAS वाला गैम्बल अभी भी जारी है, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है जॉब के साथ, लेकिन अब वो एक पार्ट है लाइफ का, वो अलग बात हो जाएगी। तो आप रहो ऐसे, और किसी की सुनो मत, किसी की नेगेटिव की मत सुनो, पॉजिटिव लोगों की सुनो। जैसे आज ये एक इंटरेक्शन वाला सेशन हुआ है, अमित सर हैं हमारे, अमित सर बहुत बड़े एक जो कहते हैं ना मोटिवेटर हैं उस तरीके के। एक बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट और बताऊंगा आपको। 29 फरवरी 2016 को मेरा रिजल्ट आया था, और तब ये प्री बिफोर प्री का चल रहा था हमारी कोचिंग में कि प्री बिफोर प्री होने वाला है, और तो उसका जो पेपर बनाया जा रहा था तो वो लखनऊ से बन के आया था। वहाँ पे शीलवंत सिंह सर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं, और वो भी पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो वो बना के भेजे थे वहाँ से पेपर। तो उसमें कुछ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स या इस तरीके का कुछ था। तो सर बैठे थे अपने चेम्बर में, सर का चेम्बर कुछ तुम टाइम ही ना दे पाओ। मैंने कहा अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ अभी मैंने कहा लाइए सर मैं देख लेता हूँ। तो मैंने पेपर देखा और रख के मैं अपना घर चला गया, और 29 फरवरी को मैं SDM बन गया। तो सर का बड़ा रोल रहा है मोटिवेशन में। तो ऐसे ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स आप ढूंढते रहिए। किसी का कोई बड़ा भाई होगा, मदर होंगी, फादर होंगे। जैसे हमारी मदर हैं, वो बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। उनको आप कभी, जैसे मैं बैठता हूँ उनके साथ और मैं फ्री हूँ, तो मैं उनसे जब भी, मैंने कहा चलो मैं बोर हो रहा हूँ, आप मुझे कोई कहानी सुना दो, ठीक है। जैसे फेसबुक व्हाट्सएप से मेरा टाइम नहीं, मैंने कहा नहीं, इनमें तो बकवास भेज रहे हैं लोग मुझे, मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा तो मुझे कुछ ना कुछ वो कहानियाँ सुनाती रहती हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन लाओ। वीडियोस देखो, मैंने अंसार भाई की वीडियो उस पर देखी थी अनअकैडमी पे, जो रोमन सैनी एक हैं, वो अपना चैनल उन्होंने बनाया हुआ है, पता नहीं कितने लोग फॉलो करते हैं उन्हें। तो वो कुछ इस तरीके का मोटिवेशन डालते रहते हैं, उससे आप मोटिवेट होइए। बाकी जो लोग आगरा के हैं, अगर उनको मोटिवेट होना है तो मुझे लगता है कि अमित सर से अच्छा सोर्स कोई है नहीं आपको मोटिवेट करने का। मुर्दे में भी सर जान फूंक देते, कहते हैं मैं, अगर कोई बिल्कुल ही 0 नंबर लाया टेस्ट में, उसको भी कह देंगे यार तुम तो हो ही जाओगे, बस कुछ नहीं है, तुमने बस कुछ कमी रह गई होगी, उसे हटा दो, बस तुम लोग IAS बन ही जाओगे। तो अगर कोई आपको बिल्कुल बूस्टअप इतना कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि उससे अच्छी कोई मोटिवेटिंग पावर कोई हो सकती है। और वही इसका भी रहा स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन का। अगर हमारे साथ जैसे स्ट्रेस होते थे, कैसे भी हों, फैमिली वाले हों, पढ़ाई वाले हों, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हों, तो वो मैं सर से जाके मैंने कहा सर ये ऐसी ऐसी बात है, आप बताओ क्या करना है इसमें। तो फिर सर ने बताया, तो वो किया, तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सभी लोग स्टूडेंट होते हैं, और इतनी समझ और अकल नहीं होती है हमारे दिमाग में, कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें बता दे कुछ, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा सोर्स अमित सर हैं, यही है। थैंक यू विशु सर। पेशेंट के लिए सभी को पता चल गया, आगरा वाले लोगों के पास सोर्स है अमित सर। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए अमित सर के लिए। पास में ही है आप। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप किस फील्ड से आते हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो मैं आपको कहूँगा कि आपका 12th होने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारा 180 IAS ऑफिसर्स का बैच है जिसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो कहना ये चाहता हूँ कि इंजीनियर्स ही बनते हैं ऐसा नहीं है, कोई प्रेजुडाइज नहीं फैलाना चाहता मैं। कहना ये चाहता हूँ कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का और IAS के एग्ज़ाम के आपके सक्सेस का कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। तो अगर आपको साइंस पसंद है तो आप IIT NIT का बहुत कॉमन होता है, सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको बायोटेक भी पढ़नी है, आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है, आपको मैकेनिकल भी पढ़नी है। तो आपको शुरुआत से ही ना एक मतलब मिक्स्ड अप्रोच बन जाती है आपकी, और ये चीज़ मुझे लगता है IAS में बड़ा काम करती है। IAS में आपको ये नहीं है कि आप पहले क्या होता था, वो बीट अराउंड द बुश आप करते थे, लिख रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं। आपको अब 200 वर्ड में आंसर लिखना है और केवल मुद्दे की बात करनी है, लॉजिकल होना है। तो मुझे लगता नहीं कि जो बीटेक वाले हैं उनसे ज़्यादा लॉजिकल कोई हो सकता है। हम लोग बहुत छोटे छोटे तरीके ढूंढ लेते हैं कि किसी पेपर को अगर पास करना है तो ये 4-5 चीज़ें पढ़ जाओ और इससे हो जाएगा। IAS ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक अप्रोच है वो बीटेक वाली ही चलती है IAS में। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान है वो हर चीज़ का होना ज़रूरी है। मतलब साइंस साइड में जाना चाहते हो, आर्ट साइड में जाना चाहते हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि किस स्ट्रीम से सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हो रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी रहती है ना, तो आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। आप UPSC की वेबसाइट पे जाकर एक एनुअल रिपोर्ट उनकी आती है, अभी मुझे लगता है 66 या 65th एनुअल रिपोर्ट उनकी जो लेटेस्ट है वो उनकी वेबसाइट पे है। उसमें एक नीचे कॉलम दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से
कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है। उसमें आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगी, उसमें आपको मराठी लैंग्वेज में मिल जाएगी, आपको पूरा परसेंटेज वाइज पूरा डेटा मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो आपको एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू। से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हिंदी से दे सकते हैं, बस आपकी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए या कुछ भी। अगर वो मराठी से एग्ज़ाम दे के आपके सामने यहाँ IAS बन के बैठे हैं तो आप हिंदी से भी बन सकते हैं। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मिल गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है विक्रम राठौर। विक्रम, इनका क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे राइटिंग। पढ़ा है, जनरल स्टडीज़ के लिए जो पढ़ा है, जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स आपने पढ़े हैं, जो न्यूज़ चैनल आपने देखे हैं, उसका ही रेफरेंस देकर आपको मुझे लगता है कि एसे को सजाना होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एसे इज़ जनरली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड योर अदर रीडिंग्स, तो उसका ही रिफ्लेक्शन उसमें है। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट कुछ है तो मुझे लगता है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसे को मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, 250 मार्क का पेपर है, लेकिन कई बार लोग निगलेक्ट कर देते हैं। मैंने कुछ निगलेक्ट किया था। मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मैंने एसे लिखना शुरू किए थे और कुल मिला के मिनिमम मतलब मैं सिर्फ 10 ऐसे लिख पाया था। तो मैं कहूँगा कि वैसा ना करें, आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए। लिखना इम्पॉर्टेंट होता है और मैं फिर से कहूँगा कि कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई ऐसे आपको फिलोसॉफिकली ऐसा पूछा जाता है कि मीन्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट्स होते हैं जो आपका एंड है उसके तो गांधी जी का जो है, तो आप जो कर रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, जो आपका टारगेट है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो टारगेट अचीव करने के लिए आप क्या क्या मीडियम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इसके ऊपर अगर आपको इस कोट के ऊपर ऐसे आता है लिखने के लिए, तो आप इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री का एक रेफरेंस ले लीजिए। आपने अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या किसी किताब से आपको मिल जाएगा, तो उसमें आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। जैसे सिविल डिसओबीडियंस का जो मूवमेंट था, अब उसके अंदर सिविल डिसओबीडियंस करना है, मतलब डिसओबे कर रहे हैं हम, जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसका जो ऑर्डर है हम वो डिसओबे कर रहे हैं, बट वो सिविलाइज्ड मैनर में है। तो ये इसका रेफरेंस आप दे सकते हैं कि खुद गांधी जी ने भी लॉ तोड़ा था, लेकिन लॉ तोड़ने का उनका जो जरिया था, जो उनका मार्ग था, वो शांति का था, अहिंसा का था। तो ये आप उसमें रेफरेंस दे सकते हो। अब इसके लिए कुछ आपने अलग से पढ़ाई तो नहीं की या अलग से किसी हिस्से की किताब नहीं पढ़ी, आपने जो आपकी हिस्ट्री में पढ़ा था उसी का आपने रेफरेंस दिया। मुझे लगता है कि अगर ऐसे रेफरेंसेस आप देते हो तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। जब मैं ऐसे लिख रहा था तो मैं एक्चुअली यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए मुंबई को मेरा सेंटर था, तो पूना से मैं मुंबई गया था लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पर एक लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के आसपास कांदीवली नाम का एक एरिया है जहाँ पे झोपड़पट्टियों को आग लग गई थी, तो 300 झोपड़ियाँ जल गई थी। तो ये मैं जब गया था तभी वहाँ पर इंसिडेंस हुआ था। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं हुआ। तो एग्ज़ाम के वक्त हमें एक ऐसे आया था कि कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसकी शुरुआत मैंने उस स्टोरी से की कि यहाँ पर मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया और आने के बाद मैंने ऐसे देखा कि 2 करोड़ रुपए में 1 BHK का फ्लैट जो लोग लेकर रहते हैं लोखंडवाला में, उसी की साइड में एक झोपड़पट्टी है, जिस झोपड़पट्टी को आग लगकर वो राख हो गई है और वहाँ के लोग इस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये स्टोरी नैरेट करके मैंने कहा कि इसलिए ये बहुत अहम है हमारे लिए जान लेना कि कैपिटलिज्म से इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है या नहीं। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था तो उसमें मैंने कार्ल मार्क्स को भी डाल दिया। तो उसने कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म को लेकर कहा था कि ये एक्सप्लॉयटेशन ही करता है वगैरह वगैरह, वो डाल दिया। फिर गांधी जी ने जो कहा था कि कैपिटलिस्ट लोग जो है ये ट्रस्टी होते हैं पैसों के या बाकी ये चीज़ों के, तो ये इनके ट्रस्टी की तरह इनका रोल होना चाहिए। उसमें फिर मैंने मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल डाल दिया कि उसने शेयर्स कैसे लोगों के लिए खर्च किए, या मैंने इन्फोसिस फाउंडेशन का एग्जांपल डाल दिया कि कैसे ये लोग कैपिटलिस्ट है लेकिन उनका जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ पैसा ये लोग कॉमन लोगों के लिए खर्च करते हैं। मैंने बिल गेट्स का एग्जांपल उसमें दिया था। तो यही है, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको ही अच्छी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको 180 मिनट मिलते हैं, उसमें से 90 मिनट में एक ऐसे, 90 मिनट में दूसरा ऐसे लिखना है। 90 मिनट आपके हाथ में है, आपको लगभग 1250 वर्ड्स में लिखना है।
90 मिनट में से पहले 20 मिनट में टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा लिखना है, उस 20 मिनट में आप स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको कौन से पॉइंट डालने हैं, कैसे कैसे वो बनाना है, और उसके बाद आप बचे हुए जो 70 मिनट है उसके अंदर वो इससे लिखिए। इतना ही। इन यूपीएससी मेंस फोर्थ पेपर एथिक्स इन मेंस। देखो एथिक्स जो है ना वो बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल बात। आप जैसा भी सोचते हो, ठीक है, आपको उस पेपर में वही लिखना है। उस पेपर की तैयारी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे उसमें जो पर्टिकुलर डेफिनेशंस आती हैं, कुछ थ्योरीज आती हैं, उसके लिए बड़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मैं जिससे तैयारी करता हूँ वो लेक्सिकन है, क्रॉनिकल पब्लिकेशंस उस बुक को निकालता है। तो उसमें जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो उसका स्टैटिक पोर्शन है। बाकी उस पेपर में सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उस केस स्टडी को अप्रोच कैसे करना है। मैं क्योंकि जॉब मैंने शुरू कर दी है और मैं चार्ज में भी रहा हूँ, अब जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास फुल फ्लेजेड चार्ज है। तो ये करप्शन से रिलेटेड मसले, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मसले, ये मेरे सामने आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बाई चांस कोई केस स्टडी आई कि एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ, जिस किसी का भी क्वेश्चन है कि आप कहीं किसी जगह में आप एसडीएम हैं और वहाँ पे उस तहसील में कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो जाता है, देन व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है यूपीएससी इस क्वेश्चन को कैसे पूछ रही है, ठीक है। वो कोई ऑप्शन दे रही है या वो आपसे डायरेक्टली आपका इनपुट चाह रही है, ठीक है ना। तो जैसे मेरा जवाब होता कि जैसे कुछ उसमें अगर ऑप्शन दिया होता तो पहला ऑप्शन होता कि आप वहाँ जाते ही लाठीचार्ज शुरू करवा देंगे, आप वहाँ पे लोगों को मार मार के कि भागो यहाँ से। दूसरा ये होगा कि आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये होगा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। कुछ लोग ये होंगे कि हम लोग बीच का रास्ता जो है कि समझाने बुझाने वाला वो करेंगे। कुछ लोग जो होंगे वो ये कहेंगे कि हम सीधा जाते ही वहाँ पे लाठीचार्ज करवाएंगे। तो ये आपका परसेप्शन है, ये मैं आपको नहीं बता सकता आप क्या करो, ये कोई आपको जो पढ़ा रहा है वो नहीं बता सकता। मेरा आंसर अगर मैं लिखता तो मेरा आंसर ये होता कि जो बीच वाला है कि आप पहले वहाँ जाके लोगों को समझाओगे, आप उनसे पूछोगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फोर्स आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स इस्तेमाल करना वैसे पुलिस का काम है। मजिस्ट्रेट जो एसडीएम है, जो आईएएस है, पीसीएस है, वो कभी फोर्स इस्तेमाल नहीं करता। उसका काम यही होता है, उसको इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर में भेजा जाता है कि वहाँ पे फोर्स ना इस्तेमाल हो। हाँ, कोई बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन हो तो उसमें आपको फोर्स इस्तेमाल करनी ही करनी पड़ेगी, उसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। सपोज हाईवे जाम कर दिया है और आप उनको समझा रहे हो, समझा के नहीं मान रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उस टाइम तो आपको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन फोर्स शुड बी रीजनेबल, एक रीजनेबल फोर्स, ये लॉ में भी लिखा है। और आप क्योंकि आप एक सामान्य सोच के और बुद्धि के आदमी हैं तो रीजनेबल फोर्स आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। उसको आप कितना इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हैं ये आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे क्योंकि अब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरह से भीड़ को टैकल करना है, तो उसमें पहले समझाना होता है, फिर पुलिस की टीम आती है, पुलिस की टीम उसमें फिर जो रबर बुलेट्स हैं वो छोड़ती है, इस तरीके का। लाठी चार्ज इज़ द लास्ट कोर्स, और फिर सबसे ज़्यादा लास्ट कोर्स है फायर करना। फिर फायर भी अगर आप करवा रहे हो तो उसमें भी आपको देखना है कि कमर के नीचे फायर हो, आपको ये नहीं कि सीधा सिर में गोली मारनी है, ठीक है। कमर के नीचे फायर हो या फिर हवाई फायर करके काम चल जाए। पुलिस जैसे है वो कुछ ऐसे वेपन्स रखती है जिनसे जब फायर होता है तो आवाज़ आती है कि फायर हुआ है, लेकिन वो फायर नहीं हुआ होता, वो एक ऐसे ही पटाखा छोड़ा होता है, लोगों को लगता है फायर हो गया तो वो तितर बितर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से ले रहे हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे केस स्टडी सॉल्व मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के आइडिया ले सकते हो, ठीक है। उसे पढ़िए और जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको वो तो पढ़ ही लीजिए, अपने जो आपको इनपुट मिले वो भी आप उसमें इनपुट डाल सकते हो। क्योंकि आप लोग जब सोचोगे ना तो हो सकता है कि कुछ उस केस स्टडी को पढ़ के आप कुछ अच्छा और सोच लो, कुछ अच्छी चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है यही पेपर 4 का है। और बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशंस है, जिसमें एक्सप्लेनेशंस है, कर्मा थ्योरी और मेटा एथिक्स और ये सब, वो आपको किसी रेफरेंस बुक में मिल जाएंगी। वो मुझे लगता है वो आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। उसमें मतलब आया डेफिनेशन तो डेफिनेशन में आप अपनी तरफ से बना के तो कुछ लिखोगे नहीं, बुक को पढ़ो, याद करो, लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोनों से ही सुनना चाहेंगे। विशाल राघव का है कि ट्रेनिंग के दौरान आपका अनुभव क्या रहा है। तो उसके लिए आपको बचपन से होशियार होना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बैकग्राउंड एकेडमिकली कुछ भी रहा हो, आपका डिपेंड करता है कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हो। तो ये बात मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूँ। ट्रेनिंग का मसूरी का हमारा ट्रेनिंग काफ़ी मज़ेदार होता है। मेरे ख्याल से एक 10 महीने का 9 से 10 महीने का हमारा ट्रेनिंग होता है। पहले उसमें के जो 3 महीने होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स होता है। उस फाउंडेशन कोर्स में IAS, IPS और बाकी के अलग अलग सर्विस के अलग अलग लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने सिलेक्शन हुआ, मान लीजिए कि 1000 सिलेक्शन हुआ तो 1000 लोग ट्रेनिंग को आ गए, ऐसे नहीं होता। कई सारे लोगों को फिर से अटेम्प्ट देना होता है, तो वो लोग फाउंडेशन कोर्स स्किप कर सकते हैं। लेकिन IAS जो होते हैं उनको कंपलसरी उस साल वो कोर्स ज्वाइन करना होता है। तो हमारी बैच में लगभग 380 लोग थे। इसमें ये होता है कि सुबह 6 बजे उठाकर आपको PT कराया जाता है। 6 से 7 बजे तक आपका PT होता है, कभी कभी 5:30 से 6:30 बजे तक लेकर होता है। और मसूरी में काफ़ी ठंड होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी ठंड में उठकर आपको जाना होता है। तो कई बार हमारी सोच होती है कि पास होने के बाद अब आराम ही आराम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। उसके बाद 1 घंटे का आपका PT, उसके बाद आपको 9 बजे लगभग ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर 9:30 बजे से लेकर आपके क्लासेस शुरू हो जाते हैं। 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, ऐसी 6 घंटे की क्लासेस होती है। हर 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक मिलता है, उसमें स्नैक्स वगैरह दिया जाता है। 6 सब्जेक्ट मेनली फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। उसमें मैनेजमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। तो ऐसे 6 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स वगैरह, ऐसे 6 सब्जेक्ट, लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें, ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में लेक्चर देने के लिए जो होते हैं वो उन फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे सर अभी बता रहे थे कि फायरिंग वगैरह का है, तो हमारे पास हैंडलिंग जुडिशियल कमीशंस का एक लेक्चर हुआ था। तो जिस बंदे ने DM जब वो थे, जब बिहार में उन्होंने ऐसा वो फायरिंग वगैरह फेस किया था, तो उनको उस लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। तो उस फील्ड में जिसने अच्छा काम किया है, एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों को बुलाया जाता है। मोस्टली इनमें से ऑफिसर्स होते हैं। और ये 6 घंटे लेक्चर चलता है। फिर इवनिंग में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डांस ड्रामा की कॉम्पिटिशन्स होती है, कल्चरल इवेंट्स होती है, किसी को बाहर से गाने के लिए बुलाया जाता है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बुलाया जाता है। तो ऐसी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है। फाउंडेशन कोर्स में मेनली 5 एक्टिविटीज़ होती है। एक तो 1 हफ्ते का हिमालयन ट्रैक होता है जो आपको जाना पड़ता है। आपके साथ सिर्फ आपके बैचमेट्स होते हैं, उनके साथ आपको हिमालय के ऊपर 7 दिन जाना पड़ता है। आपका बैग लेकर वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स आपको ही करने पड़ते हैं। 7 दिन का हिमालयन ट्रैक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसमें काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कई लोगों की शादियां इसमें तय हो जाती है। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद फिर होता है एकेडमी में फेट होता है, जिसमें आपको ग्रुप में डिवाइड करके आपको स्टॉल्स लगाने होते हैं, चीज़ें बेचनी होती है। उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है आप वो सोशल सर्विस के लिए खर्च करते हैं। तो ये है अनदर एक्टिविटी। फिर उसके अंदर एथलेटिक मीट होता है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी होता है। उसको अलग अलग नंबर आपको दिए जाते हैं। फिर इसमें विलेज विजिट होता है, जिसमें आपको UP, बिहार, राजस्थान और आसपास के 2-3 स्टेट में 1 हफ्ते के लिए भेजा जाता है कि आप समझ पाए कि गांव क्या होता है, गांव में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, गांव के अलग अलग इशू क्या है। तो वो वहाँ पर सीखने को मिलते हैं। मैं भी आपका जो UP का शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आया हुआ था मेरे 7 दिन के उस विलेज विजिट में। इसके बाद जो सबसे मुझे लगता है बढ़िया जो होता है वो होता है इंडिया डे। इसके अंदर हमारे देश में जितने सारे स्टेट्स हैं उस स्टेट का कल्चर और खाना, इसकी एक किस्म की आपको दावत होती है। हर जो हम जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, हर ऑफिसर को कुछ ना कुछ अपने स्टेट्स को लेकर परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने हमारा जो स्टेट का स्पोर्ट है लेजिम वो खेला था। फिर डांस ड्रामा होता है, वो आपको प्रेजेंट करना होता है। और उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपको उस स्टेट का खाना दिया जाता है। जैसे कभी नॉर्थ जोन का खाना होता है तो बिरयानी होती है, साउथ जोन का होता है तो डोसा होता है। ऐसे 2 दिन ये चलता है, तो 2 दिन में अलग अलग किस्म का खाना आपको खाने के लिए मिलता है। तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी दोस्त बनते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप पूरा भारत जो है, पूरा भारत अकेडमी में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के हर कोने से वहाँ अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। उनके साथ रहना, टाइम बिताना, उनसे भी काफ़ी सीखने को मिलता है। तो 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद मुझे लगता है कि दिसंबर से लेकर मई तक का जो 5 महीना है उसमें आपका स्पेसिफिक IAS स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, जिसमें एक IAS ऑफिसर को इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें सीखना है वो पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स में सब मिक्स होता है, जनरल चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। लेकिन प्रोफेशनल फेज़ 1 कोर्स में आपको IAS स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है। और फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 शुरू होता है, जो फेज़ 2
आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है, जो मेरा अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पे चल रहा है। तो ये इन जनरल नेचर है। इसके बाद जब आप 1 साल का डिस्ट्रिक्ट का कोर्स करके ख़त्म आते हो, अकेडमी में आते हो, तो 1-1.5 महीने का वहाँ पे कोर्स चलता है। उसमें से 1 हफ्ता आपको फॉरेन ले जाया जाता है, जिसमें सिंगापुर या फिर साउथ कोरिया ऐसे 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। वहाँ पर आपको 1 हफ्ते के लिए पढ़ने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हो, सीख भी सकते हो। और उसके बाद फिर 3 या 4 महीने का दिल्ली में आपका ट्रेनिंग चलता है और उसके बाद आपका पोस्टिंग होता है। तो इन ब्रीफ ये ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। सर आपका? मेरा जो ट्रेनिंग जो PCS ऑफिसर्स का होता है, हमें जिस दिन हम अपने घर पे बैठे होते हैं, एक दिन सरकार आपको ऑर्डर दे देती है कि आपको जाके सीधा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना है। तो मैं ऐसे ही था, मुझे सीधा मैं 2 अगस्त को था, तो मैं रात को बैठा हुआ था, सीधा मेरा ऑर्डर आया कि आपको डिप्टी कलेक्टर मथुरा बनाया जाता है। तो मैं मथुरा पहुंचा सुबह, तो वहाँ जाके मैंने सब कुछ नया था, कलेक्ट्रेट में कभी गया नहीं था, तो जाके देखा कि बाबू, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि कई सारे बाबू होते होंगे, क्योंकि मैंने PVR अपना करवाया था, पुलिस वेरिफिकेशन। तो मुझे एक आइडिया था कलेक्ट्रेट में कि बाबू बैठे होते हैं अलग अलग चेयर पे, कुछ वो काम करते हैं। तो मैं गया, तो मैंने कहा बाबू से तो क्या ही मिलूँ, जो यहाँ के मालिक है, सर्वा है, DM साहब, उनसे ही मिलता हूँ। तो मैं घुसा, तो मुझे रोक लिया गया। कहते हैं हाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? तो मैंने कहा मैं ज्वाइन करने आया हूँ। कहते क्या ज्वाइन करने आया हूँ? मैंने कहा मुझे यहाँ पोस्टिंग दी गई है। कहते किस पोस्ट पे? मैंने कहा मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। कहते नहीं आप डिप्टी कलेक्टर तो नहीं हो। मैंने कहा अच्छा रुको, मैंने जेब से ऑर्डर निकाला, मैंने कहा ये मेरा ऑर्डर है। अपना आई कार्ड निकाला, जो मतलब आधार कार्ड था, मैंने कहा ये मेरा। सर प्लीज़ सर आइए सर, प्लीज़ सर अंदर चल। मैं गया, तो DM साहब के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, उनका जनता दर्शन चल रहा था, वो लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। तो मैं गया, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं सर कहता तुम डिप्टी कलेक्टर हो? मैंने कहा जी सर मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। कहते कुछ ज़्यादा जल्दी सेलेक्ट नहीं हो गए हो? मैंने कहा सर अब आपको क्या ही बताऊँ क्या था। तो मैंने कहा सर ये मेरी, कहते लेटर लिखो है। तो मैंने कहा क्या लिखना है लेटर में? कि मैं आज आया हूँ और ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जाके वो लेटर दिया, तो वो लेटर उन्होंने कैसे मार्क किया, क्या किया। तो कहता अब एक काम करो, जाके जितने भी PCS ऑफिसर्स हैं सबसे मिलो। तो फिर मैंने वही कलेक्ट्रेट में कई सारे ADMs होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब ACMs के भी चैम्बर होते हैं, मैं सबके पास जाके सबसे मिला। फिर CDO ऑफिस गया, फिर कप्तान साहब के पास गया, ऐसे करके मिला। उसके बाद 2 महीने मैं रहा वहाँ ज़िले में, तो बड़ा एक अच्छा ट्रीटमेंट सभी ऑफिसर्स ने दिया। यंग था मैं काफ़ी, पता कुछ था नहीं, तो उन्होंने चीज़ें बताई कि देखो ऐसे करना, आप जॉब में आ गए हो और अच्छी जॉब है, कमिटेड सर्विस है, ये इस तरीके का। उसके बाद हम लोगों की एक ट्रेनिंग अकेडमी है जिसे हम UPAM कहते हैं, उत्तर प्रदेश अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वहाँ पे 3 महीने का हमारा फाउंडेशन कोर्स हुआ। फाउंडेशन कोर्स का वही जो अंसार भाई ने बताया कि सुबह आपको 5:30 बजे उठा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। हमारे यहाँ योगा करना कंपलसरी था और कोई स्पोर्ट खेलना कंपलसरी था। तो योगा हम लोग करते थे, वो मुझे पसंद भी था, और क्रिकेट हम लोगों ने वहाँ पे एक जगह ढूंढ ली थी, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो सुबह का टाइम ये था, फिर नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो उन क्लासेस में हम लोग जाके बैठे, वहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस रूल्स हम लोगों के, और CRPC CPC से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू हमें मिला। 3 महीने वो हुआ, उसमें हमारा UP दर्शन भी हुआ, जिसमें हम UP के अलग अलग जगह घूमने गए। अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड फन, और बॉन्डिंग अच्छी हुई साथ के ऑफिसर से। फिर हमें दोबारा डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया। तो हम फाउंडेशन में कुछ भी ऐसा नहीं सीखे कि जिससे हमें हमारा जो काम है SDM का, डिप्टी कलेक्टर का, वो कुछ समझ में आता। तो हम फिर डिस्ट्रिक्ट में गए। तो मैं जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, तो जो DM साहब बदल चुके थे, नए DM साहब थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम 1 महीना मेरे साथ बैठो, देखो कि क्या क्या काम होता है। उन्होंने मुझे काम बताया। फिर मैं कुछ टाइम के लिए BDO फरहा, यहाँ से आप रास्ते में जाते हो एक जगह पर फरहा एक टाउन है, तो मैं उस जगह का BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहा हूँ। उसके अलावा मैंने DSWO डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उसके पद पे भी कुछ दिन काम किया। DPRO डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, उसका भी मैंने पंचायती राज विभाग से साफ़ सफाई, स्वच्छ भारत, जो भी आप लोग पढ़ते हैं GS में, वो सारे मैंने चीज़ें पढ़ी, देखी, खुद इम्प्लीमेंट कराई। ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, कुछ गांव हैं वहाँ पर, उनमें हमने एक अभियान चलाया कि जिससे वहाँ जो लोग हैं जो खुले में शौच कर रहे हैं रुके। उसके अलावा मैं 5 दिन के लिए SDM महावन बनाया गया। वो चार्ज जनरली मिलता नहीं है, तो रेगुलर चार्ज, तो मुझे 5 दिन का समय के लिए SDM का चार्ज मिला, जिसमें मैं SDM रहा।
और वहाँ पे मैंने 2-3 दुकानों में छापे मारे जो फेक मेडिसिन बेच रहे थे। इस तरीके का काम रहा मेरा, काफ़ी अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। फिर हम लोगों को दोबारा अभी 24 जुलाई को दोबारा ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। ये ट्रेनिंग हम लोगों की थोड़ी टफ थी। इसमें हमें CPC, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लैंड रेवेन्यू, इन सब से रिलेटेड हमें काम सिखाया गया। हमें पैमाइश सिखाई गई, हमें 133, 145 और कई सारी धाराएं बताई गई। पब्लिक न्यूसेंस को कैसे रोकना है वो बताया गया। पुलिस एकेडमी में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, वहाँ पे हमें जो राइट कंट्रोल कि किस तरह से दंगे को रोकना है उसके बारे में इनपुट मिला। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोगों को भेजा गया, वहाँ पे फॉरेस्ट में हम लोगों को भेज दिया गया कि आप लोग जाइए, एक दिन के लिए आप जंगल में रहिए, वहाँ आप देखो अपने हिसाब से आपको खाने पीने का इंतजाम करना है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, कैसी स्थिति रहती है वहाँ पर वो सब हमने देखा। विलेज विज़िट हम लोगों की लगी थी, कुछ ब्लॉक्स थे, हम लोग उसमें गए, विलेज विज़िट में हम लोग रहे, वहाँ हमने जो हमें इनपुट मिला। और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो हम लोगों की फ़ाइनल पोस्टिंग्स आ गई थी लास्ट डे। तो मेरी ट्रेनिंग अभी 13 अक्टूबर 2 दिन पहले ही ख़त्म हुई है। तो उसके बाद अब जब मैं जा रहा हूँ जिस पद पे, वो सहायक नगर आयुक्त मेरठ है, तो वहाँ का देखेंगे जो काम होगा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग वाज वेरी गुड। आपकी जो स्किल्स होती हैं, जो भी आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, उसे बड़ा निखारती हैं वो ट्रेनिंग। आपको थोड़ा तौर तरीके सिखाए जाते हैं, आपको ये बताया जाता है कि आपको पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, सर्विस रूल से आपको बांध दिया जाता है। आपको ये बताना है कि आपको ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं। जैसे मैं जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो आई वाज वेरी इम्पल्सिव। मुझे ये होता था कि आते ही आप शुरू हो जाओ फटाफट, वो है ना पहली बॉल पे छक्का मारना। तो मैं उन प्लेयर्स में रहा कि जो पहली बॉल से ही सोचते हैं कि चलो स्कोर करना शुरू कर दो। लेकिन जब ट्रेनिंग हुई तो थोड़ी मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, तो बड़ा अच्छा लगा, सही रहा वो सिस्टम जो उन्होंने सिखाया हमें कि आपको किस तरह पब्लिक में बिहेव करना है, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। पहले मैं फॉर्मल्स जो मैंने अभी पहने हुए हैं, शर्ट और पैंट, वो मतलब मैं बहुत रेयरली कभी पहनता था। तो आई लाइक टी-शर्ट एंड जीन्स और स्पोर्ट्स शूज़, वो मुझे कंफर्टेबल लगते थे, लेकिन अब मुझे ये कंफर्टेबल लगते हैं। तो ये इस तरीके के आपके अंदर चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मैं होप यही करूँगा कि जल्दी से आप लोग भी सब सेलेक्ट हो जाओ, और फिर आप लोगों को भी लबासना, उपाम या जहाँ भी आप जिस स्टेट में भी आप जाएँ वहाँ जाने का मौका मिले, आप लोग अच्छा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक गूज़बम्स हुए होंगे कि मैं लवासना के अंदर मैं जा रहा हूँ। सेंटर फॉर एम्बिशन इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग देयर, शायद वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बनने से पहले लवासना होकर आए हैं, है ना? कितने लोग अभी तक गए हैं लवासना? यहाँ पे हैंड रेज ठीक से कर सकते हैं आप, शर्त कि आप IAS बने बिना लवासना घूम के आए हैं। तो यहाँ के स्टूडेंट शायद एक पहले, और मुझे लगता है कि आगे जाने वाले भी इंस्टीट्यूट्स के लिए कोई नहीं होगा जो लवासना बनने, IAS बनने से पहले घूम के आए हैं। इसके लिए, और हम फिर से जा रहे हैं, हम हर साल जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, लवासना जाते हैं। हम फिर से थैंक्स कर सकते हैं अमित सर का इसके लिए कि हमें लवासना, एक ऐसी जगह जहाँ शायद लोग इतनी मेहनत, इतनी सारी पढ़ाई के बाद जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को उन्होंने मौका दिलवाया कि वो बिना IAS बने भी लवासना घूम के आ सकते हैं। और वहाँ वो एक तालियों के साथ, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग सभी का जवाब मुझे लगता है यहाँ सभी को मिल गया होगा। बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, सबके मन में क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही एक पेरेंट्स हमारे बीच है, मिस्टर सौरभ गुप्ता, वो कुछ कहना चाहेंगे। मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ कि वो यहाँ आएँ और अपने मन में आ रही बात को यहाँ सभी के सामने रखें। हेलो एवरीवन, यहाँ मैं सिर्फ भी डॉक्टर की वजह से आया हूँ। मैं बिजनेस मैन हूँ, सिंपल। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 10th में मेरे 57% थे। 12th में ज़रूर मैं कॉमर्स साइड में गया, मेरे 90% आए। मुझे श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन मेरी पर्सनालिटी की वजह से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं गया ही नहीं। मुझे डर लगा रैगिंग होगी, कि ये होगा वो होगा, उस डर के बारे में गया ही नहीं कि पता नहीं क्या क्या होता है। तो मेरा अच्छा खासा हो जाता है। तब शायद मुझे अमित सर मिल गए होते तो आज मैं अभी एक मंच शेयर कर रहा होता। तो मैं तो सिर्फ एक फीलिंग शेयर कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई मेंटोर मिल गया होता ऐसा, तो मैं आज मैं भी एक IAS होता या कुछ होता। लेकिन मुझे वो कैरियर गाइडेंस नहीं मिली। 12th के बाद फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैं स्कूल बैग लेके जाता था, सेकेंड ईयर में पॉलिथीन बैग, और थर्ड ईयर में कॉलेज गया ही नहीं। तो अगर कोई गाइडेंस प्रॉपर मिल जाती है तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसे मेंटोर शायद उस ज़माने में नहीं थे, अब आ गए हैं। तो मैं सिर्फ अपने दो शब्द कहना चाहता था कि शायद वो मेंटोर मुझे मिल गया होता तो आज मैं भी एक सफल
और अपना अच्छा एक बिजनेस उसमें गवर्नमेंट सर्विस में होता और बहुत अच्छा काम कर रहा होता। थैंक यू वेरी मच। मेंटोर बहुत ज़रूरी है, अग्री। मेंटोर के बिना शायद कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप सही हैं, गलत हैं, कितना सही जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, ये बताने के लिए मेंटोर बहुत ज़रूरी है। तो मेंटोर सभी के लिए होते हैं, सभी के पास होते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके कौन है। मेंटोर बहुत ज़रूरी है। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड है कि जो भी लोग यहाँ इस तरह के मंच पर आकर बैठते हैं, हम इंडियन ट्रेडिशन में उनका वेलकम करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। इंडियन ट्रेडिशन, हमारी पगड़ी ऊंची हो गई, हमारी नाक ऊंची हो गई। तो हमारे बीच इस वक्त शेख अंसार अहमद जी हैं। आपके शायद कस्टम में पगड़ी मुझे नहीं पता पहनी जाती है, लेकिन टोपी पहनी जाती है जो बहुत बात होती होगी। हमारे कस्टम में पगड़ी पहनी जाती है। हम अपने इंस्टीट्यूट के उस ट्रेंड से आपको नवाजना चाहते हैं। हम अपने डायरेक्टर मिस्टर अमित सिंह को बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करते हैं पगड़ी सम्मान समारोह के लिए। मैं अनुरोध करूंगा संस्थान के निदेशक श्रीमान अमित जी से, कृपया हम लोगों को एक बार पुनः मोटिवेट करने की कृपा करें। थैंक यू अभिषेक। बहुत आभारी हूँ अंसार साहब का और विशु जी का कि इन्होंने समय निकाला। मैं पिछले 2 महीने से प्रयास में था कि कैसे अंसार जी को मैं आगरा लेकर के आ पाऊँ, और इनको यहाँ बुलाने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि आप लोगों से एक बार रूबरू कराएं और इनकी बात, इनकी कहानी सुन करके आप शायद मोटिवेट हों और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। इन सब दोनों लोगों ने, यंग ऑफिसर्स ने, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है आपका। अब आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप घर जा कर के अपने जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए प्रयास करता हूँ। दूसरा, मेरे एक मित्र आए थे जो कि पेरेंट्स भी हैं और उनकी बेटी भी यहाँ आई है। उन्होंने अपनी बात रखी मेंटोर की। ये निश्चित रूप से ज़रूरी है कि अच्छा मेंटोर मिलना, और ये जो कहना चाह रहे हैं वो यंग जनरेशन, जो इनके बाद की जनरेशन, जिनके अभी अटेम्प्ट्स बच्चे जो इस फील्ड में हैं, ये उनको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बच्चे अब इतनी सारी गाइडेंस लेकर के अपनी तैयारी को फोकस करें और आगे बढ़ें। दूसरी बात, इतना इलैबोरेटिव जो जैसे अंसार जी ने अपनी ट्रेनिंग का जो एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, वो एक्सपीरियंस आप बहुत सारा पैसा खर्च करके भी नहीं ले सकते हैं। वो आनंद जो 24 महीने का एकेडमी में मिलता है वो आप किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। वहाँ जाने का सिर्फ तरीका यही है, यही कुछ किताबें, यही स्ट्रैटेजी, यही फोकस, यही मेहनत आपको इसकी वर्ल्ड टफेस्ट एग्ज़ाम में निकालता है। आप क्रीम में शामिल होते हैं और आप वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं। सो आई विश यू ऑल अगेन वंस मोर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर अंसार, मिस्टर विशु, कि आपने हमें आज थोड़ा समय दिया। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करूँगी कि ये शेर अंसार सर और विशु को देकर उनका सम्मान बढ़ाएं।
बढ़िया। धन्यवाद अमित सर, धन्यवाद आशीष जी। आज मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि शब्दों में मेरे लिए बयां कर पाना बहुत कठिन है। सत्ता की आरती नहीं, जनता के सुख दुख का किस्सा हूं। मैं विप्लव के अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूं। मैं विप्लव के अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूं और ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर को इन शब्दों में गाता है। जब तक पथ पर कांटे न बिछे हों, मुझको चलने में मजा नहीं आता है। इन पंक्तियों को, इन व्यक्तित्वों को मैं किन शब्दों में सम्मानित करूं, मेरा शब्दकोश उस बात के लिए मौन हो जाता है। आप लोगों की उपस्थिति ने CFA को ही नहीं वरन संपूर्ण आगरा जनपद को दैदीप्यमान नक्षत्रीवाद प्रकाशित कर दिया है। मैं मानता हूं कि आप जैसे लोग मेरे जैसे न जाने कितने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। मैं ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगा, आपके जीवन का हर स्वप्न हो साकार, आपकी कल्पना को मिल सके आकार। ईश्वर का कर आपके सर पर हमेशा रहे, आपकी कीर्ति का फैले हर जगह उजियार, आपकी कीर्ति का फैले हर जगह उजियार। धन्यवाद श्रीमान अंसार जी, धन्यवाद श्रीमान विशु भाई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो मैं अपने सभी गार्जियंस की तरफ से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है। और अमित सर को विशेषकर धन्यवाद दूंगा कि एक कोचिंग सेंटर में मैं 3 महीने के अंदर देख रहा हूं कि IAS से लगातार बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। ये शायद आगरा के अंदर पहला ऐसा सेंटर है जो लगातार बच्चों को IAS PCS से मिलवा रहे हैं। मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि बच्चों के लिए सारे टिप्स दिए गए, 2 घंटे बड़े अच्छा लगा मुझे। गार्जियन को क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे सफल हों? कुछ 1-2 टिप्स आप दोनों के द्वारा गार्जियन के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बता के जाएं। आप गार्जियन को क्या करना चाहिए, अभिभावक को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? मुझे पता नहीं कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो कोई फादर नहीं हूँ अभी। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए कि आपके जो बच्चे हैं उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है, उनका जो इंटरेस्ट है, आप उसका कत्ल कभी मत कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे बड़ा गुनाह इस दुनिया का कोई है तो वो ये है कि अपने बच्चों के पंख छाड़ देना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट देखकर ही आप उनको वो जो करियर करना चाहते हैं उसमें करने दीजिए। अगर आपके बच्चे को गिटार बजाना पसंद है, गिटार में इंटरेस्ट है, तो उसको उसमें करियर करने दीजिए। अगर उसको IAS बनना है तो IAS बनने दीजिए। लेकिन कोई आपका चॉइस कि मैं IAS नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटे को IAS बनाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। अगर वो खुद बनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों को उनका जो सपना है वो सपना साकार करने के लिए आप पूरी तरह से उनको सपोर्ट कीजिए। और आपको खुद को भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रगल आपके बच्चों को करना पड़ता है। 1-2 बार प्रयास करके वो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते या कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते, तो तब तुमसे नहीं होगा या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसी बातें करके डीमोटिवेट करने से अच्छा है कि आप आपके बच्चों को उनका मोटिवेशन आप बढ़ाइए, उनको इंस्पायर कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, शायद बहुत छोटा मुँह बड़ी बात हो रही है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी जनरेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका बच्चा बच्ची एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बन पाए, ऐसे संस्कार ज़रूर उन पर कीजिएगा। थैंक यू। एक सूचना है आप लोगों के लिए, आप लोगों में से जो रूप में आप फोटो सेशन करवा सकते हैं, बस ध्यान रहे अनुशासन बना रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स के लिए मेरा ये कहना होगा, देखिए मैं आपको करके करूँगा। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ और आगे भी मैं जो भी करूँगा वो मैं अपनी मदर की वजह से हूँ। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूँ, मदर फादर दोनों जॉब करते हैं और दोनों का जॉब इस तरीके का है कि उनको दिन का एक काफ़ी बड़ा समय ऑफिस में देना होता है। तो वो जो समय नहीं था उनके पास, तो मैं पढ़ा गलत संगतों में। मुझे भी मतलब जो दोस्त लगा लीजिए आप, या मेरा कॉलेज या मेरा स्कूल जिस तरीके का भी था,
तो मैं भी गलत संगतों में पड़ा। लेकिन जब वो चीज़ मैंने आके उनसे डिस्कस की तो उन्होंने मुझे दोनों प्रॉस और कॉन्स, मतलब उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, वो दोनों बताई और कहा कि देखो चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम पॉजिटिव की तरफ जाओ या नेगेटिव की तरफ जाओ। ठीक है, हम तो यही कहेंगे तुम पॉजिटिव की तरफ जाओ। तो वो दूसरा एक कंसेप्ट है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। आजकल माँ बाप बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। मुझे लगता है मार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सुधारने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरी तरह मत मारिए, बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ इस तरीके की गलती कर रहा है जो इसकी आगे की लाइफ में इसको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, तो हाथ उठाने में मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं। दूसरा, जो भी आपका बच्चा सपने देख रहा है, जैसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि हम IAS नहीं बन पाए, हम PCS नहीं बन पाए, तो हमारा बच्चा बनेगा। ठीक है, तो उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं। उसको जैसे बीटेक का ही लगा लीजिए, वो आर्ट्स, उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में, उसको ज़बरदस्ती उसको बीटेक में नहीं तुम्हें इंटरेस्ट दो। जब वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसको क्यों फोर्स करना? अगर वो हो सकता है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूँ, आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है, लेकिन आप सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। ठीक है, सभी के अंदर ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि जो बिल्कुल टैलेंटलेस है। कोई पढ़ता अच्छा है, कोई गिटार अच्छा बजाता है, किसी की GK अच्छी है, कोई लिखता अच्छा है। बस ज़रूरत यह है कि आप उसको निखार लें, आपको समय से उसका पता लग जाए। ठीक है ना? और आप लोग क्योंकि IAS PCS का ही सब लोगों ने यहाँ पे सपना देखा है, तो अगर आप उस चीज़ को सोच सकते हो ना, अपने दिमाग में आप लोग ला सकते हो कि नहीं हमें IAS बनना है, PCS या जो भी हमें करना है, तो वो लगभग 50% काम कर गया है। और 50% ये है कि आप लोग मेहनत करें, सही डायरेक्शन में जाएं और सिलेक्शन ले लें। थैंक यू, दैट इज़ इट। तो भाई फोटो नहीं यार दोनों की है। चलो हो गई। अरे बस आप लोग भी आइए इधर देखना। तू कहाँ गए? आ यार कैमरा आगे में चलो 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 आ जाओ। हो गया, एक ही बात है। मिल जाएगी बात। थैंक यू। सेल्फी ले लो सेल्फी लो।
रिपीट मत करना भाई कोई। इधर देख लो। अरे ये हो गया चलो चलो गैप छोड़िए। हाँ इधर देखें सब लोग रेडी। चलो श्याम विक्रम आ जाओ। चलो 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 पीछे एक फोटो इन दोनों की, फिर एक हम तीनों की, एक इन दोनों की और लेते जरा। पीछे में आऊंगा इस तरह। थैंक यू। चलो लेट्स सी कब कब होता है, पर मेरी तो उम्मीद है मुझे, बट मुझे लवासना से ज़्यादा क्रेज हैदराबाद अकेडमी का है। मैं इसको वो करो, इसको ऊपर करो, और अब जब मैं करा हूँ तो मैं जब सीओ की सर में हालत देख रहा हूँ। अरे यूपी में तो सीओ को सर इतना मतलब वो कुछ नहीं है सर, कोई जिंदगी। सीओ के यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सीओ के पास कोई विशेष पावर नहीं है। थाना इंचार्ज में और एसएसपी उसके तो बाईपास करके थाने तो समझते नहीं कुछ। अगर एसओ की एसएसपी के साथ अच्छी रेपो है तो सीओ सर 2004 बैच के पीसीएस दे आर नाउ एडीएम, और आगरा में 2001 बैच के जो पीपीएस है ही इज स्टिल सीओ, और अभी उनका कोई उम्मीद नहीं है कि कब वो एडिशनल हो। प्रमोशंस बहुत वो हैं, लेट हैं, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हैं। एसएचओ को बाईपास कर देगा, उसको क्या है। अब 2-3 केवल उनके पास है डाउरी डेथ और जो ये डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह उसकी वो जांच करते हैं ज़्यादा आईयूज, बाकी में तो कुछ उनको मतलब ही नहीं है। तो हमने प्लान ये किया कि हम उनको भी होटल छुड़वाते हैं तो फ्रेश फ्रेश हो लेंगे और फिर हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं हम 4 रोड पे। इंडियन नॉनवेज के बारे शहर में आए हैं तो अच्छा नॉनवेज तो देसी खाना होता है, मामा फ्राई की है सदर में बहुत बढ़िया नॉनवेज, लेकिन वो है देसी टाइप, मतलब नॉट अ प्रॉपर, इट्स नॉट सिटिंग लाइक। नहीं कुछ वो खिलाते हैं, मटन अपना अच्छा खिलाते हैं आप। ये सौरभ भी चलेगा, उसको पूछेंगे ना, उसको अच्छा टेका है। तो बेटा छोड़ के आओ। जी 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 ओ कैसे बस बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग सकते हैं गाड़ी चाहिए तो बस। हाँ हैं मेरे पास, मैं चलो कुछ कर दूँगा। हाँ प्लीज।